चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2 हम लोग करने वाले हैं। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था कि व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स, क्या होते हैं, बेसिक राइट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होते हैं, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। आज भी क्या करेंगे, आज भी कुछ पार्ट्स की तरफ हम बात करेंगे और याद रखिएगा मैं ट्राई करूंगा कि आर्टिकल 22 तक आज हम लोग कंप्लीट कर लेना। याद रखिए मैं श्योर नहीं बोल रहा हूं बट आई विल ट्राई कि आर्टिकल 22 तक अपन कंप्लीट कर लें। ओके, क्लियर है? जय हिंद, जय हिंद। वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दो। अमन क्लियर है? ओके चलिए, अनामिका पूछ लीजिए क्या प्रश्न पूछना है आपको, बट इकोनॉमिक्स का मत पूछना बेटा, नहीं पॉलिटिकल सेशन है तो इकोनॉमिक्स का मत पूछना। हर महादेव आयुषी, हर महादेव। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2 के बारे में अपन जानेंगे। उससे पहले एक पोल करवा लेते हैं। आसान पोल है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये होने वाला है कि जो फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, मैं ऑप्शन देता हूं 1 2 3 4 और एबीसीडीज को समझ लेना। फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने कहां से लिया है? ऑब्वियसली हमने यूएसए से लिया। अब सवाल ये आता है कि फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो संविधान में कब से लेकर आया गया है, मतलब संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कब से लेकर आ गए संविधान के अंदर, कब से वो जुड़ा हुआ है कॉन्सेप्ट? पहला है 1949 से, 1950 से, 1947 से और लास्ट है 1951 से। जो फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भारतीय संविधान में कब से जोड़ दिया गया, कब से इंक्लूडेड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? हाँ अनामिका कंपलसरी नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज मैं बताऊंगा जुडिशरी के अंदर कंपलसरी नहीं है, बट ये है कि ये चेंज करने की बात की गई थी कि हिंदी से इंग्लिश कर दिया जाए, इंग्लिश से हिंदी कर दिया जाएगा, बट ये अभी तक हुआ नहीं। तो कंपलसरी इंग्लिश आप नहीं बोल सकते हैं उसको, एक हिंदी का अनुवादक विभाग बनाया गया है, वहां पे ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट होता है, बट यूजुअली इंग्लिश के अंदर कन्वर्सेशन होता है भारत के अंदर। ओके हाँ जी, चलिए बताइए भारत के संविधान में क्वेश्चन समझ में आया, फंडामेंटल राइट्स हमने कब से इंक्लूड करे भारत के संविधान के अंदर? 49, 50, 47 या 1950? व्हाट इज द राइट आंसर? बताइए। जय हिंद, जय हिंद कैप्टन जैक्सपेरो साहब, जय हिंद। कब से इंक्लूड किया है? बिल्कुल सही। ये ऑप्शन नंबर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। कब से इंक्लूड किया बताइए? 1950 से। देखो यही तो कंफ्यूज होते हैं। जब भारत का संविधान बनके तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान बनके तैयार हो जाता है, तो अगर भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 में बनके तैयार हो गया तो मुझे ऑब्वियसली ये चीज बताओ कि 1950 आपका आंसर कैसे हो सकता है? संविधान के बनने से लेकर फंडामेंटल राइट्स उसके अंदर थे ना, इनफोर्स की बात नहीं करी थी मैंने। क्या प्रश्न पूछा था कि फंडामेंटल राइट्स भारत के संविधान में कब से? तो 1949 से ही है ना भैया, जब संविधान बनके तैयार हो गया, जब हमने संविधान को अडॉप्ट कर लिया। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितनों का आंसर सही? 39.15% बच्चे। भूपेंद्र यादव साहब, जैकवार तरुण, गौतम कुमार, पुलकित सिंह और सारिका जी का आंसर यहाँ पर सही है। तो देखो ध्यान दो, क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। मैंने भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया। खेल किसका है? वी ऑल न्यू अबाउट दैट थिंग। पूरा खेल जो चल रहा है वो किसका चल रहा है? वो पूरा का पूरा खेल लैंग्वेज का चलता है, भाषा का खेल चल रहा है। भाषा हमको समझ में आनी चाहिए, है ना? चलो ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स के अंदर हम लोगों ने आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया था। आर्टिकल 14 के बारे में बात कर रहे थे। आर्टिकल 14 कहता है कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ये पढ़ लिया था हम लोगों ने। ये हो गया था कि आर्टिकल 14 हुआ था कि नहीं हुआ था? जल्दी बताइए। ये पढ़ लिया था, आगे बताइए। आर्टिकल 14 हो गया था क्या? आर्टिकल 14 कंप्लीट हुआ था कि नहीं हुआ था, या वापस मैं बता दूं आर्टिकल 14? चलो कंप्लीट हो गया था 14, मुझे याद नहीं आ रहा 14 कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट नहीं हुआ था, थोड़ी सी झलक अपन लोगों ने ली थी इसकी, है ना? तो कंप्लीट नहीं हुआ था, काफी कुछ हो गया था, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। वापस एक बार बता देते हैं, चिंता की बात नहीं। जिनको नहीं पता है एक बार और सुन लो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष समानता। ये आर्टिकल ये कहता है, ये फंडामेंटल राइट है बेसिकली भारत के अंदर, कि कानून के सामने सारे लोग समान होंगे। कानून के समक्ष समानता, कानून के सामने या कानून की नजरों में सारे व्यक्ति समान होंगे। किसी भी तरीके का भेदभाव कलर के आधार पे, भाषा के आधार पे, रंग के आधार पे, राज्य के आधार पे या उनके धर्म के आधार पे उनके साथ नहीं किया जाएगा। अब ये बेसिकली आर्टिकल कहता क्या है? द स्टेट, स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट आप सब जानते हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 12 की। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, याद रखिएगा छोटे छोटे शब्द इसमें काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा न्याय के क्षेत्र में। हमारे देश में इक्वालिटी बिफोर द लॉ भी होगी और हमारे देश में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी होगा। अब देखिए क्या है बेसिकली ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अलग अलग। हालांकि भारत के संविधान में इसको एक साथ लिखा है और यहाँ पर और लिखा है, या भारत के संविधान में इसको एक ही मान के अपन चल रहे हैं, बट बेसिकली हम लोग जो फॉलो करते हैं हमारे संविधान के अकॉर्डिंग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, हमारी जुडिशरी जो फॉलो करती है, दैट इज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। ये पॉइंट याद रखिएगा, भारत के अंदर इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं फॉलो किया जाता है। अब ये होता क्या इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होता क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ सबसे पहले हम बात करते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है? कानून के समक्ष समानता। ये कहां से लिया था हमने? ये कॉन्सेप्ट आपका यूके का, इसको नोट कर लीजिए, पूछा जाता है ना। एवी डाइसी, एवी डाइसी साहब जो थे उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये होता है, ये कॉन्सेप्ट को पॉजिटिव कॉन्सेप्ट भी कई लोग मानते हैं, कई लोग नेगेटिव भी मानते हैं, बट अगर मैं आपको संविधान के अकॉर्डिंग बात करूं या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बात करूं, हमारी जुडिशरी के अकॉर्डिंग मैं इसकी बात करूं, तो ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लेना। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एक कैसा कॉन्सेप्ट है? एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ऐसा क्यों? ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा, वैसे सुनने में काफी अच्छा लगता है कि अगर ये कानून है, अगर ये लॉ है, भारत के अंदर कोई लॉ है, कोई कानून है, वो सबके लिए बराबर होगा, चाहे कोई व्यक्ति रिच हो, चाहे कोई व्यक्ति पुअर हो,
चाहे कोई व्यक्ति किसी भी कास्ट का हो, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी कलर का हो, किसी भी रेस का हो, आपने कहीं पर भी जन्म लिया हो, दैट मींस आपके साथ किसी भी कीमत पे, किसी भी ग्राउंड्स के ऊपर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून की नजर में आप सब समान है। दैट मींस अगर आपने कोई अपराध किया है या किसी भी व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो अपराध की सजा उसके धर्म को देख के, उसकी जाति को देख के, उसके स्टेटस को देख के, उसके सोशल फिनोमेना को देखकर, उसकी किसी भी जेंडर को देखकर नहीं दी जाएगी। हर अपराध के लिए सजा समान होगी और यहाँ पर कानून के सामने जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे समान होंगे। जैसे कि आपने देखा है कि गॉडेस ऑफ लॉ, इनके बारे में आपने सुना होगा, कानून की देवी। कहते हैं कानून अंधा होता है। क्यों अंधा होता है? ये पॉजिटिव नोट में कहा जाता है कि अंधा कानून। वाई अंधा कानून? बिकॉज ये माना जाता है कि कानून के सामने कोई भी आ जाएगा, कानून को उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, या आप देश के अंदर एक गरीब व्यक्ति, फाइनेंशियली बहुत वीक पर्सन है, कानून को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज कानून की नजर के सामने सब बराबर होते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, ये सुनने में चीज बहुत बढ़िया लग रहा है, तो फिर जब हम बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ को नेगेटिव कॉन्सेप्ट बोलने की, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, कानून के समक्ष समानता, तो फिर ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों हो सकता है? व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट थिंग? ऐसा क्यों नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों हो सकता है? बताइए। Why in our country the equality before law is considering as a negative concept? What is the reason about that? इसका रीजन क्या है, आप लोग बताइए। हमारे यहाँ नहीं होता है बिकॉज ऑफ इक्वालिटी। आदित्य इस बारे में बात करेंगे बिकॉज ये जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं ये बहुत अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप जा रहे हैं, तो उस पर अभी चर्चा करने की अपने को जरूरत नहीं है। और स्पेसिफिकली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीरियस एग्जामिनेशन, सो अभी इन चीजों से आप पहले ये क्लियर करो, उसके बाद अपन इसके बारे में बात करेंगे। वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए अलग है, बिकॉज अ लाइफ शुड बी ट्रीटेड अलाइक। अच्छा, ये आपने वो लाइन बोल दी एक किताब वाली। देखिए क्या है, इसको नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों माना जाता है? सीधी सी बात की जाए कि क्या होता है कि एक बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, व्यक्ति है, मान लेते हैं लॉ है, हमारे देश का कानून है। अगर कानून ये बना दिया जाए कि जिसने भी मर्डर किया, जिसने भी किसी को मारा है, उसको सजा मौत दी जाएगी, उसको मार दिया जाएगा। मतलब अगर आपने किसी व्यक्ति को मारा है तो आपको मौत की सजा हो जाएगी, जैसे को तैसा वाली बात है। अब मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने, जिसकी उम्र 35 साल थी, उसने इंटेंशनली मतलब जानबूझ के किसी को मारा, बदला लेने के, हत्या करी है, किसी से बदला लेने के प्रयास, जानबूझ के इंटेंशनली वो मार रहा है। एक दूसरा व्यक्ति है, एक महिला है, महिला की उम्र भी 35 साल है, शी इज अ फीमेल, इसने भी उसे मारा है, बट महिला ने जब उस व्यक्ति को मारा है तो उसने उसकी जान लेने के पर्पस से नहीं मारा, इंटेंशनली नहीं मारा है। वो व्यक्ति उसके साथ कुछ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था, उसके ऊपर फोर्सफुली आन ऊपर क्या कह सकते हैं कि फोर्सफुली उनके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए महिला ने अपनी आत्मरक्षा के अंदर उस व्यक्ति को मार दिया। एक छोटी बच्चा था, बच्चे की उम्र थी 10 साल, गलती से बच्चे ने क्या करा, अपने फादर की बंदूक से वो खेल रहा था, उसके फादर ने बंदूक उसके हाथ में दी गलती से और बंदूक की गोली चल गई और उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहती है, ध्यान से सुनिएगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहता है कि हमको फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपने किस सर्कमस्टेंसेस के अंदर वो अपराध किया है, आपने किस सर्कमस्टेंसेस के अंदर, आपने किस कंडीशन के अंदर अपराध किया, आपका जेंडर क्या था, आपकी उम्र क्या थी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने ये अपराध किया है तो आपको सजा मिलेगी और सजा क्या होगी? मौत की सजा होगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून के सामने सब समान है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप मेल है, आप मेल है, आप फीमेल है, आप चिल्ड्रन है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपने इंटेंशनली किया है, आपने अपने बचाव में किया है और आपसे गलती से हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये नहीं देखता है कि आपने किस सिचुएशन में कोई काम किया था, किस चीज के लिए किया था। इक्वालिटी बिफोर लॉ डायरेक्टली ये बोलता है कि अगर आपने ये अपराध किया है तो आपको इस अपराध की इतनी सजा मिलेगी बिकॉज ये सजा डिसाइडेड थी। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये जो किया जा रहा है, ये जो सजा का प्रावधान है, जब हम बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की, क्या ये कॉन्सेप्ट अब आपके हिसाब से सही है? शुरुआत में तो ये सही लग रहा था, हाँ बेटा, तब भी अमन, कानून के सामने सब समान है। बताइए। ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट सही नहीं है। देखिए मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी थी, आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया था कि इस तरीके से इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंदर चीजों को ट्रीट किया जाता है कि कानून के सामने सभी समान है। अब ये चीज सही नहीं है, ऑब्वियसली एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये ना तो व्यक्ति की कंडीशन देखता है, ना तो ये व्यक्ति की एज देखता है, ना तो ये व्यक्ति का जो है जेंडर देखता है, ना ये देखता है कि कोई व्यक्ति किस सिचुएशन के अंदर है। दैट्स व्हाई भारत के अंदर ही नहीं, कई देशों के अंदर, मैं अमेरिका की भी बात करूं, अमेरिका के अंदर भी इक्वालिटी बिफोर लॉ को एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है अगर आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉलो करते हो तो। अब क्या किया जाए, इसीलिए भारत के अंदर क्या किया जाता है, हमारे देश में इक्वालिटी बिफोर लॉ को फॉलो नहीं करते, हम बात करते हैं और हम फॉलो भी करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। ये देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने कहां से लिया है? ये कॉन्सेप्ट हमने लिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ये अमेरिका का कॉन्सेप्ट है, दैट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। अब इसके लिए एक लाइन लिखी जाती है, कई बार कई बच्चे उस लाइन को यहाँ पर बोल भी रहे थे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखिएगा, सर आई थिंक समथिंग चेंज इन लॉ इज रिसेंटली हियर्ड इन द न्यूज़। ओके रितेश, अब सही है, अब नहीं यूज होता यूके के अंदर। यूके के अंदर भी अब इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं है बेटा, वो पहले कभी चलती थी, अब ऐसा नहीं है, याद रखिएगा, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अब ऐसा बिल्कुल नहीं, याद रखिएगा। हमारे यहाँ पर जो अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है, यूएसए के अंदर जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर जो कॉन्सेप्ट चलता है, दैट इज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसलिए हमारे संविधान में क्या है, हमने दोनों लिखा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ अगर हम लिख रहे हैं ना, तो उसका मतलब हमारे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की हम बात कर रहे हैं। ये वो यूनाइटेड यूके वाला इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं है, हमारे यहाँ पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाली ही बात हम करते हैं। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है, इस पिक्चर से आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है अलाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। ऐसे लोग जो सेम सर्कमस्टेंसेस के अंदर हैं, ऐसे लोग जो सेम कंडीशन के हैं अंदर हैं, ऐसे लोग जो सेम सिचुएशंस के अंदर हैं, ऐसे लोगों को एक जैसा ट्रीट किया जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल की बात करें, जितनी भी महिलाएं हैं उनको एक जैसा ट्रीट करो, जितने भी बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं उनको एक जैसा ट्रीट किया जाए,
जितने भी मेल्स जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है उनको एक जैसा ट्रीट किया जाए। ये जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है। क्यों पॉजिटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है? बिकॉज ये सिर्फ ये नहीं देखता कि आदमी ने अपराध क्या किया है, ये उस आदमी की सर्कमस्टेंसेस को भी देखता है, ये आदमी की सिचुएशंस को भी देखता है, और ये जेंडर को भी देखता है कि किस जेंडर ने वो अपराध किया है या क्या चीजें की जा रही है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत के अंदर हम जो चीज फॉलो करते हैं दैट इज नॉट इक्वालिटी बिफोर लॉ, इट इज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। यहां तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? यस, रिजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो रिजर्वेशन कहीं ना कहीं इसी के ऊपर बेस्ड है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इस सेम कैटेगरी के व्यक्तियों को सेम लाभ दिया जाएगा, क्यों? बिकॉज वो सेम सर्कमस्टेंसेस के अंदर थे। ओके, यहां तक क्लियर है? क्लियर है? जुवेनाइल कोर्ट्स है ना 18 साल से कम के बच्चों के लिए, अपराध की श्रेणी देखी जाती है, अपराध कितना जघन्य है ये भी देखा जाता है। इसलिए अभी आजकल क्या किया जाता है, जो डॉन आप बोल लीजिए, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम किया जाता है, दिल्ली एनसीआर की मैं बात बता रहा हूँ, यूपी हरियाणा साइड अगर आप जाओगे, यूपी तो नहीं आएगा बट मैं हरियाणा साइड की बात बताऊं। ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग 16 साल 17 साल 18 साल के लोगों का यूज करते हैं, बच्चों का और बच्चियों का भी, महिलाएं भी इसके अंदर रहती है। जो बड़े अपराध होते हैं वो बड़े अपराधों को इनके द्वारा करवाने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज क्या होगा कि देखो, अगर अपराध के द्वारा पकड़े भी गए तो कहां पर जाएंगे? जुवेनाइल कोर्ट के अंदर जाएंगे। 18 साल से कम है तो क्या है, इसका थोड़ा सा फायदा मिल जाता है, सजा कम होगी, जल्दी छूट के आ जाएंगे। क्योंकि 18 साल से ऊपर हो गए तो फिर तो हो जाएगी बहुत बड़ी दिक्कत। 18 साल से कम है तो इसका थोड़ा फायदा मिल जाता है, ये किया जाता है। इतना नहीं हो रहा है बट ये एक कॉन्सेप्ट, अब देखो क्या है ना, अपराधी भी समझदार हो गए है कि नहीं? अपराधी भी समझदार हो गए हैं। सर अगर कोई मेल सेल्फ डिफेंस करते हुए कर देते हैं तो उनको कोई कंसेशन मिलेगा। देखिए क्या होता है, सेल्फ डिफेंस जब आप करते हैं तो ये देखा जाता है। मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं तुमको बताता हूं, मान लो किसी व्यक्ति ने सेल्फ डिफेंस के चक्कर में किसी को मार दिया। अब ये देखा जाएगा कि भैया उसका अपराध इतना था कि उसको मारने की जरूरत पड़ी। एग्जांपल के तौर पर मान लो तुम आर्मी से ट्रेंड हो, अब तुम जा रहे हो, तुमसे किसी ने तुम्हारा मोबाइल छीनने की कोशिश करी, अब वो तुम्हारा मोबाइल छीन के ले जा रहा था, तुमने उसको पकड़ा और उसको मार दिया। ये सेल्फ डिफेंस नहीं है, ये ऑफेंसिव है तुम्हारा। तुमने अपने आप को बचाने के लिए नहीं मारा, तुमने उसको मार दिया बिकॉज तुम केपेबल थे उसको मारने के लायक, तो ये अपराध में माना जाएगा, ये तुम्हारा सेल्फ डिफेंस नहीं है। अब प्रॉब्लम ये थी कि कोई आदमी तलवार लेके तुम्हारे पीछे आ गया, वो तुमको मारने के उद्देश्य से ही आया कि बस आज तो खत्म करना है इसको। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर तुमने मार दिया, या ऐसी कंडीशन में तुम कुछ ऐसा काम करते हो जिससे कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ये माना जा सकता है कि हाँ साहब दिस वाज द सेल्फ डिफेंस। बट ऐसा अगर आप करो कि जानबूझ के कर दिया जाए तो फिर उसको सेल्फ डिफेंस अपन नहीं माने, है कि क्लियर है? सोनू बता दिया बेटा मैंने, आप लेट आए हो, प्रॉब्लम ये है, आप पीछे फॉरवर्ड करके देखो, रिपीट करके। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? बट एफकेट का मुझे अभी आइडिया नहीं है, सीडीएस का डोमेन सीडीएस का होता है, तो मेरे को एफकेट का इतना आइडिया नहीं है। हर्षवर्धन मुझे पता नहीं बेटा, पता होता तो मैं बता देता है ना। ये देखो, ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं, पता होगा ना, ये इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है। ये इक्वालिटी है। इक्वालिटी क्या कहती है कि सबको सब कुछ दे दो। मतलब 3 बॉक्सेस थे, ये भाई साहब मैच 3 बॉक्सेस थे तो तीनों को एक एक बॉक्स डिवाइड कर दी। अब इन भाई साहब को बॉक्स की जरूरत थी नहीं, इनको एक बॉक्स की जरूरत थी, इनको 2 बॉक्स की जरूरत थी, पर भाई साहब को एक ही बॉक्स मिला क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया। ये थी इक्वालिटी। ये इक्विटी, इक्विटी के अंदर क्या होता है कि जिसको जितनी जरूरत है आप उतना दो, इनको जरूरत नहीं तो इनको कुछ मत दो, इनको जरूरत है तो इनको एक बॉक्स दे दो, और इनको 2 की जरूरत है तो इनको 2 प्रोवाइड कर दो। और ये जो इसको 2 दिए गए हैं ना, इसे कहा जाता है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, जो अपन पढ़ेंगे आगे, जब अपन रिजर्वेशन के चैप्टर के अंदर जाएंगे, आगे जब हम बात करेंगे तो आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़े। ऑल पॉजिटिव। आर्मी ब्रेड सोहेल बोल रहे हैं सर दीस गाइस आर वाचिंग मैच फॉर फ्री। ठीक है ना, कौन सा वर्ल्ड कप थोड़ी ना चल रहा है, बेसबॉल का मैच चल रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे बढ़े, चलिए। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के कुछ एक्सेप्शंस अपन देख लेते हैं। कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर नहीं है भारत के अंदर, ये पॉइंट याद रखिए। कुछ पोस्ट ऐसी हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको एक्सेप्शन दिया गया, याद रखिएगा। जैसे सर सनी सर, रूल ऑफ लॉ के 3 प्रिंसिपल्स, ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ये नहीं पढ़ना आपको। रूल ऑफ लॉ के 3 प्रिंसिपल्स ये बेटा पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना पड़ता है फर्स्ट ईयर के अंदर। तो ये पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट ईयर की क्लास नहीं है, ये वहां पढ़ते हो तुम, है ना। ये सीडीएस में नहीं पूछेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर नहीं पूछा जाता। ये पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट ईयर का कांसेप्ट है, वो अपने को नहीं पढ़ना है, समझो। जो पढ़ना है अपन वो पढ़ेंगे। दिस इज नॉट द पॉलिटिकल साइंस व्हाट वी आर रीडिंग, वी आर रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी। याद रखो, पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ना पड़ता है तुमको, यूएसए का वो लॉ का कांसेप्ट, अमेरिका का कांसेप्ट अलग से पढ़ना पड़ता है। वो पॉलिटिकल साइंस में तुम एमए करोगे, बीए करोगे तो करना पड़ता है, यहाँ नहीं करना पड़ेगा, है ना। ये पॉइंट याद रखो। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 बेसिकली ये कहता है कि भाई कानून के सामने सब लोग समान है। बट स्टिल याद रखिएगा, अच्छा फाइनल ईयर का प्राची अंतिल करी नहीं, प्राची फर्स्ट ईयर के अंदर भी, फर्स्ट ईयर में भी है, फर्स्ट में भी है, हाँ देखना ध्यान से। चलो अब देखिए क्या है आर्टिकल 14 की, जब अपन बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस है आर्टिकल 14 के। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि कानून के सामने सब समान होते हैं, बट भारत के अंदर कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनको ये रियायत देकर रखी कि उनको कहीं ना कहीं कानून के सामने भी समान नहीं माना जाता। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, प्रेसिडेंट गवर्नर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। हमारे देश के राष्ट्रपति और हमारे राज्यों के गवर्नर, राष्ट्रपति जी और गवर्नर के पास पावर होता है कि जब भी वो अपनी किसी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं, उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के बाद उन्होंने अगर अपने किसी पावर को यूज करा और उस पावर को यूज करके उन्होंने अपनी किसी ड्यूटी को परफॉर्म किया है, तो उनके खिलाफ आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते, वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है। मैं इसको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। आप सबको पता होगा कि राष्ट्रपति जी के पास और गवर्नर के पास एक पावर होता है जिसको अपन पार्डनिंग पावर बोलते हैं। पार्डनिंग पावर का मतलब होता है क्षमादान की शक्ति।
वो किसी को भी क्षमा कर सकते हैं। अब क्या होता है कि मान लो राष्ट्रपति जी ने किसी को क्षमा कर दिया अपने इस पावर का यूज करके, हालांकि राष्ट्रपति जी अपने खुद के निर्णय से किसी को क्षमा नहीं करते, वो पढ़ेंगे अपन जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तो। बट याद रखिएगा कि अगर उन्होंने किसी को क्षमा कर दिया और उसको रिहा कर दिया, तो आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि राष्ट्रपति जी ने अपने पावर का गलत यूज किया है और इन्होंने इस व्यक्ति को क्षमा कर दिया, ये नहीं किया जा सकता। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि अगर राष्ट्रपति जी और गवर्नर अपने किसी भी पावर का यूज करते हैं, तो उन पावर को यूज करते समय उनको उनके उस पावर को या उनकी ड्यूटी का निर्वाह जब वो कर रहे थे, तो वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होंगे कि उन्होंने उस पावर का यूज क्यों किया। क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ जी, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? हाँ बेटा, सजा होगी रमेश जी, सिर्फ यहां पर बात की जा रही है राष्ट्रपति जी की और गवर्नर की। तो याद रखिएगा, ओनली द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, दीज आर द एक्सेप्शंस। ये दो एक्सेप्शन है, प्रेसिडेंट और गवर्नर, इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर नहीं आते। क्लियर है? हाँ, यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया? बिल्कुल सही। नहीं करते शिवम, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ सचिन, नोट करना पड़ेगा, क्लियर, नोट करना पड़ेगा। क्योंकि एक बात ध्यान रखो, एक पॉइंट मेरा याद रखना, मैं डांट नहीं रहा हूं तुम लोगों को। देखो क्या होता है ना, कहीं आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कूल में या कॉलेज में आदत लग जाती है कि जब तक 2 बार अपन चीज को नहीं सुनते तब तक समझ में नहीं आता। ऐसा नॉर्मली होता है जनरली, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। करिश्मा बता तो दिया मैंने एग्जांपल पार्डनिंग पावर का, देखो अभी बताया, आपका ध्यान नहीं था वहां पे, क्यों नहीं था? फोकस नहीं था। मैंने बताया कि समाधान की शक्ति, पार्डनिंग पावर, भूल गए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि फोर्सेस के अंदर क्या होता है ना, देखो फौज में तुमको चीज एक बार बताई जाएगी, ये बात मेरी ध्यान रखना। आईएमए के अंदर जाओगे, नेवल एकेडमी में जाओगे, एयरफोर्स एकेडमी के अंदर जाओगे, फौज में चीज एक बार बताई जाएगी। फिर ट्राई करो कि एक ही बार में किसी चीज को समझने की कोशिश करो। अभी क्या है, तुम्हारा दिमाग को कंफर्ट जोन के अंदर रहता है कि नहीं, हमको दूसरी बार बोल देंगे तो हम समझ लेंगे। फौज में नहीं होता, फौज में चीज एक बार होती है, एक बार याद रखना। दूसरी बार तुम सीओ साहब से पूछ भी नहीं सकते कि साहब क्या बोल रहे थे, वो भगा देंगे कि तू जा बाहर, तुम लायक नहीं हो। लिटरली फौज में एक बार चीज बताई जाती है। तो ट्राई कि एक बार कोई चीज सुनो, समझो उसको समझने की कोशिश करो। क्लियर है? यस। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट शायद ये सुन के तुमको बहुत हैरानी होगी कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति जी है, राष्ट्रपति जी अगर कितना भी बड़ा क्राइम कर ले, कितना भी बड़ा क्राइम कर ले, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है और उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी नहीं चलेगा। देखो क्या लिखा है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस, नो अरेस्ट ड्यूरिंग द टर्म। जब तक राष्ट्रपति अपने पद पे विद्यमान है, जब तक वो अपनी पोस्ट के ऊपर, गवर्नर साहब की भी मैं बात करूंगा यहाँ पर, जब तक वो अपने पद के ऊपर विद्यमान है, जब तक वो अपनी पोस्ट के ऊपर है, उनके खिलाफ आप कोई भी केस चार्ज नहीं कर सकते, उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, चाहे क्राइम कितना भी बड़ा। हाँ, कितना भी बड़ा मतलब समझ जाओ, कितना भी बड़ा क्राइम हो, जब तक वो व्यक्ति अपने पद के ऊपर है तब तक नहीं किया जा सकता है कुछ भी। ये पॉइंट याद रखिएगा। हाँ, अगर वो पद पे नहीं है तो किया जा सकता है, पर जब तक वो अपनी पोस्ट के ऊपर है, उनको ना आप अरेस्ट कर सकते हो, ना ही उनके खिलाफ कोई चार्जशीट फाइल होगी। पता था? हाँ, तब भी नहीं सारिका, तब भी नहीं। क्यों करेंगे प्रेसिडेंट क्राइम? रिया पूछे सर, प्रेसिडेंट कैन डू एनी क्राइम? नहीं, तब तक नहीं है जब तक वो अपने पद पे है, तब तक अरेस्ट नहीं करेंगे, और जैसी पद से हटे वैसी अरेस्ट कर लेंगे, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी होगी। तो कोई भी व्यक्ति जिसने कोई क्राइम किया है, वो संसद में लंबे समय तक पद पे बना रह सकता है क्या? नहीं बना रह सकता। पता लग गया कि इन्होंने क्राइम करा है, संसद की जिम्मेदारी रहेगी कि राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटाया जाए, महाभियोग की प्रक्रिया, इंपीचमेंट की प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो पॉइंट याद रखना कि सिर्फ तब तक जब तक वो अपने पद पे विद्यमान है। क्यों? बिकॉज आप सब जानते हैं कि जब पद पे विद्यमान होते हैं राष्ट्रपति जी, तो आपको शायद पता होना चाहिए कि हमारे देश के राष्ट्रपति इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये उस पद का सम्मान होता है कि अगर कोई व्यक्ति इस पद के ऊपर है तो आप उसको अरेस्ट मत कीजिए, वो पद से हट जाएगा तब उसको हटा सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है? याद रखना, ये राष्ट्रपति जी के लिए भी है और ये गवर्नर के लिए भी है। बट कौन से केसेस के अंदर? क्रिमिनल केसेस समझते हो ना, जैसे किसी को मार दिया या दूसरा कोई क्राइम कर दिया, क्रिमिनल केसेस के लिए है। सिविल केसेस के लिए क्या किया जा सकता है? सिविल केसेस के लिए क्या? सिविल केसेस मतलब कोई जमीन जायदाद का मुद्दा है, कोई ऐसा मुद्दा जिसमें राष्ट्रपति जी ने किसी की जमीन ले ली है, जो भी जमीन जायदाद के मुद्दे, पारिवारिक मुद्दा है, उस केस के अंदर याद रखिएगा, उस केस को भी इनके ऊपर चलाने के लिए इनको 2 महीने पहले प्रायर नोटिस दे देंगे। राष्ट्रपति जी के ऊपर एकदम केस नहीं चलेगा, सिविल केस भी, जमीन का मुद्दा है, परिवार को कोई मुद्दा है, सिविल केस है, वो भी राष्ट्रपति जी और राज्यपाल पे डायरेक्टली नहीं चलेगा, दोनों के ऊपर इनको 2 महीने का नोटिस देंगे कि साहब ये आपके खिलाफ केस आया है, 2 महीने बाद ये केस हम आपके खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या जो भी कोर्ट है वहां पर हम लेकर आने वाले। याद रखना, सिविल केस के लिए 2 महीने का टाइम देते हैं और क्रिमिनल केस में तो अरेस्ट कर ही नहीं सकते। क्लियर है? समझ में आ गया? यस, ये पॉइंट याद रखिएगा। 2 महीना सिविल केस के लिए, अब हो गया सिविल प्रोसीडिंग्स 2 महीना। क्लियर है? समझ में आ गया? इतना एक्सेप्शंस क्लियर हो गए? ये क्लियर हुआ। सिविल केस याद रखना 2 महीना, पूछ लेते कई बार कितने महीने का टाइम, 2 महीना। आगे बढ़े। हर्ष वो भी है भाई साहब, हाँ वो भी है ऑब्वियसली। आगे बढ़े। रमेश साहब, सिविल केस मतलब जमीन जायदाद के केस, जहां पर किसी को मार नहीं डाला है, चोरी नहीं करी है, हथियार नहीं उठाया, हाफ मर्डर नहीं हुआ, वो सिविल केसेस होते हैं जमीन जायदाद पर। क्रिमिनल केस कौन से? जिसमें किसी को मार दिया है, जिसने किसी को आपने गलत काम किया है, हाथ पांव तोड़ दिए, क्रिमिनल केसेस है ना, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद पार्लियामेंट के मेंबर्स और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स, हमारे जो पार्लियामेंट है मतलब हमारी जो लोकसभा है, राज्यसभा है, इसके बाद हमारी जो विधानसभा है और विधान परिषद है जो राज्यों के अंदर होती है। 2 आर्टिकल से हमारे पास, आर्टिकल 105 और 194। ये आर्टिकल बेसिकली ये कहते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो आदमी, कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी बोलता है, आपने देखा कई बार लोकसभा के अंदर लोग ऐसी बातें बोल देते हैं कि अगर वो बाहर बोलेंगे तो उनको जेल हो जाएगी,
राज्यसभा के अंदर कई बार कुर्सियां फेंक दी जाती है, बहुत गलत चीजें बोल दी जाती है, वो ऐसी बातें अगर बाहर करते तो उनको जेल हो जाती। बट ये प्रोटेक्शन दिया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट असेंबलीज के मेंबर को, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स को, कि वो पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के अंदर या विधान परिषद के अंदर वो लोग जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, उनके खिलाफ बाहर उन पे केस नहीं किया जा सकता। ये प्रोटेक्शन है उनको। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? लोकसभा में अगर किसी व्यक्ति ने देश विरोधी नारे लगा दिए किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, या लोकसभा में किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ऐसी बात बोल दी जो कि जिसके खिलाफ उसके, अगर उसने वो बात सिविल के अंदर या बाहर निकल के बोली होती तो उसके खिलाफ अपन क्या कर सकते थे? केस दायर कर सकते थे। बट अगर उसने पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा राज्यसभा के अंदर वो बात बोली है तो उसके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं लगाई जा सकती है। याद रखिएगा, उसको आजादी है वहां पर ये बोलने की। होता है ना? यस होता है। स्टेट असेंबली के अंदर भी यस। याद रखिएगा, स्पीकर सजा दे देंगे, स्पीकर देते हैं सजा कि भैया 5 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है, 10 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है, या आपकी मेंबरशिप हटाना है, ये करना है, वो स्पीकर का काम है। बट कोर्ट में सजा नहीं दी जा सकती उनको। आई बात समझ में? कोर्ट में सजा नहीं दी जा सकती उनको। ये पॉइंट याद रखिएगा। क्यों? इसलिए बनाया गया कि अगर फिर तो लोग सरकार के खिलाफ बोलने से घबराएंगे लोकसभा के अंदर कि यार सरकार के खिलाफ कुछ गलत हम ना बोल दें। तो दैट्स व्हाई क्या है, ये प्रेशर में ना रहे अपोजिशन किसी भी तरीके के। इसीलिए ये इम्यूनिटी हमारा भारत का संविधान उनको देता है। सबका ध्यान रखता है भारत का संविधान, है ना? कहो ही जाती गगन, गगन पूछा सर गाली भी दे सकते हैं क्या? अरे देख, आप देखिए लोकसभा राज्यसभा टीवी, कई बार आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। विधानसभाओं के, स्टेट असेंबलीज के तो सेशंस आप देखोगे तो बोलोगे क्या किया जा रहा है। कई बार हो जाता है ऐसा, गहमा गहमी हो जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती है ना? तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ये इम्यूनिटी दी जाती है। इसके अलावा फॉरेन रूलर्स, डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर्स, आपने सुना होगा इनके बारे में, बाहर का कोई राजा अपने यहाँ पर आ गया है, कोई डिप्लोमेट अपने यहाँ पर आ गया, कोई एम्बेसडर अपने यहाँ पर आ गया, राजदूत जिसको आप बोलते हो, उनके खिलाफ भी नॉर्मल कंडीशंस में कोई भी क्रिमिनल केस, अरेस्ट उनको नहीं किया जा सकता नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, सिविल केस दायर नहीं करते। बट हाँ, अगर इन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर लिया कि भाई कोई फॉरेन रूलर अपने यहाँ पर आया, उसने किसी को मार ही दिया, तो अरेस्ट कर लिया जाएगा। कोई डिप्लोमेट अपने यहाँ पर आया, उसके बैग में कुछ ऐसी चीज मिल गई, ड्रग्स मिल गया या ऐसी चीज मिल गई जो कि देश के कानून के खिलाफ है, तो अरेस्ट किया जा सकता है। बट नॉर्मल कंडीशंस के अंदर इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है? कि इंट्रोगेशन करना है साहब इसलिए एम्बेसडर को अरेस्ट कर लिया, ये करना है साहब इसलिए इसको अरेस्ट कर लिया, ये नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ आपके एक्सेप्शंस थे जो आपको पता होना चाहिए कि दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ आर्टिकल 14 जो कई बार एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। क्लियर है? अपर्णा जो राहुल गांधी जी को सजा मिली थी ना, उन्होंने एक रैली में बोला था, उन्होंने वो लोकसभा में नहीं बोला था। लोकसभा में बोलने पे सजा नहीं मिली थी, उन्होंने एक रैली के अंदर वो चीज बोली थी, है ना? क्लियर है? लोकसभा में थोड़ी ना बोला था। कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखो हर चीज की। डिप्लोमेट्स राजदूत होते हैं, एम्बेसडर्स की आप बात करते हैं। आर्टिकल 14 क्लियर है सबको? बड़ी आसान भाषा के अंदर मैंने आर्टिकल 14 समझाने की कोशिश करी है ना? तो चिंता मत कीजिए। प्राची पढ़ेंगे एथिक्स कमेटी अभी। फंडामेंटल राइट्स पढ़ लो। देखो ध्यान रखो, मैं वही कहता हूं कि व्यक्ति का मन बड़ा चंचल होता है, हमारा मन, ह्यूमंस का जो माइंड है। हमको जो अभी मिलता है उस पर ध्यान नहीं देते, जो हम जिस पे जानना चाहते हैं ना उसी के ऊपर हमारा ज्यादा ध्यान रहता है, उसमें बहुत सारी चीजें खो देते हैं जीवन में। तो ये बात याद रखो कि जीवन में जो तुम्हारे पास अभी है ना, बोलते हैं ना ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट, फ्यूचर में मत जाओ। जो है उसके ऊपर अपनी कमांड अभी बनाओ। तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? फंडामेंटल राइट्स। तो अभी फंडामेंटल राइट्स अपन पढ़ेंगे, जब कमिटीज आएगी वो पार्लियामेंट के अंदर अपन पढ़ेंगे। आई बात समझ में? हाँ, क्लियर हो गया? डांट नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़े। लोकसभा राज्यसभा दोनों पार्लियामेंट के अंदर ये तो है। विनायक कैसी बात कर रहे हो बेटा? लोकसभा और पार्लियामेंट अलग लगेगा? लोकसभा और पार्लियामेंट का हिस्सा है ना लोकसभा। जब मैं संसद बोल रहा हूं तो लोकसभा ऑलरेडी आ जाती। मतलब जब मैं बोल रहा हूं प्रथमेश सर, तो प्रथमेश सर जब बोल रहा हूं तो मेरा दिल, हाथ, पांव सब आ रहे हैं कि नहीं उसमें? वैसे ही जब मैं पार्लियामेंट बोल रहा हूं तो उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों ही तो आ रहे हैं, अलग अलग नहीं, दोनों अलग अलग नहीं। क्लियर है? चलिए, नहीं है। एम्बेसडर क्या होता है? राजदूत होते हैं। जैसे अपने होते हैं ना आईएफएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी, वो होते हैं आपके एम्बेसडर्स, वो सर्विसेज से आते हैं। और डिप्लोमेट कौन होता है? किसी दूसरे देश का डिफेंस मिनिस्टर अपने यहाँ पर आ गया, वो डिप्लोमेट। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? यस। इसको कहा जाता है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। पाकिस्तान का अपन ने कोई मंत्री बुला लिया तो अपने लिए डिप्लोमेट है, ठीक है? और पाकिस्तान का आईएफएस ऑफिसर या वहां की फॉरेन सर्विसेज का अधिकारी अपने यहाँ पर आया तो वो क्या है? वो एम्बेसडर है। सिंपल है। आगे बढ़े, चलिए ठीक है। कमर चंद्र सर जल्दी पढ़िए, टाइम में जल्दी नहीं पढ़ा था, मैं पहले ही बोल रहा हूँ बेटा, जल्दी पढ़ना है तो फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। मैं जल्दी नहीं पढ़ा था कभी भी, मैं आराम से पढ़ाऊंगा बेटा। आई कैन नॉट चेंज माय वे ऑफ टीचिंग, बिकॉज मुझे पता है कि जल्दी पढ़ाने का नुकसान तुमको ही होना अल्टीमेटली। जल्दी जल्दी की चीजें छोड़ दो कि जल्दी जल्दी सब हो जाए, जल्दी कुछ नहीं होता। दुनिया में जल्दी का जो टैग लगा के रखा है ना लोगों ने, वो बहुत गड़बड़ करके रखा है कि जल्दी पैसे कमा लो, जल्दी एडुकेट हो जाओ, जल्दी ये कर लो, जल्दी वो कर लो। जल्दी जीवन में कुछ भी नहीं होता। मैं आपको सीधी बात बता दूं, कुछ नहीं होता जीवन में। तुम जब से पढ़ाई कर रहे हो जल्दी जल्दी में कुछ हुआ क्या? नहीं होता। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जल्दबाजी का काम हमेशा खराब होता है। चीजों को समझने के लिए, चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए तुमको समय देना पड़ेगा। और अपनी टेंडेंसी ऐसी बनाओ कि कभी भी चीजों को समझने में अगर टाइम देना पड़ रहा है ना तो फिर पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं, उसमें टाइम दो। जल्दी जल्दी का काम बेकार रहता है। जल्दी में तो तुमको गन चलाना भी नहीं सिखाएंगे ओटीए के अंदर। चलो, आर्टिकल 15 काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ, याद रखिएगा डिस्क्रिमिनेशन, कुछ चीजें यहां पर बताकर रखिए। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये कहता है कि सरकारें इन 5 ग्राउंड्स के ऊपर, कितनी? इन 5 ग्राउंड्स के ऊपर, याद रखिएगा कितने ग्राउंड्स के ऊपर? 5 ग्राउंड्स के ऊपर। अगेन मैं फिर बोल रहा हूं, सरकारें इन 5 ग्राउंड्स के ऊपर किसी भी व्यक्ति के साथ
डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। नॉर्मली डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हम क्या समझते हैं? भेदभाव से समझते हैं ना, भेदभाव को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 सरकारों से यह कहता है कि इन 5 ग्राउंड्स के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है आप लोग बताइए सबसे पहले, बताइए। हाँ बताइए, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव होता है। भेदभाव मतलब क्या होता है समझते हो? हम लोगों ने कहीं ना कभी तुम लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है कि नहीं किया? फेस किया है डिस्क्रिमिनेशन कभी? रियल लाइफ में फेस किया है डिस्क्रिमिनेशन? नहीं किया, करा है? स्पेशल अपॉर्चुनिटी, भेदभाव। भेदभाव, भेदभाव से नॉर्मली हम क्या समझते हैं कि भैया किसी को आप प्रिविलेज दे रहे हो, किसी को प्रिविलेज नहीं दे रहे हो। लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना, यू बिकेम द बायस्ड, आप बायस्ड बन रहे हो, है ना? इसी को कहा जाता है अनइक्वल ट्रीटमेंट। डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है नहीं किया है? करना हो ना डिस्क्रिमिनेशन फेस, सच बता रहा हूँ, यूरोप की किसी भी कंट्री में चले जा, बिलीव मी, बड़ा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो। क्या बोलते हैं? यू आर ब्लैक्स। अपन भले कितने ही गोरे हैं बट वो बोलते हैं यू आर ब्लैक पर्सन, वो ब्लैक बोलते हैं अपने। बहुत जगह पर डिस्क्रिमिनेशन फेस किया जाता है। हम जाने अनजाने हम खुद भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं बेटा, ये बात ध्यान रखना। हमको लगता है कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते बट जाने अनजाने हम खुद भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। पूरा खेल साइकोलॉजी का होता है ना? हम भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा आया है जिसके कपड़े थोड़े से फटे हुए हैं, है ना? आप कोचिंग पढ़ने जाते हो, ऐसा बच्चा है जिसके कपड़े थोड़े फटे हुए हैं, पुराना बैग उसके पास से, दिखने में थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ये करोगे कि आप उससे दोस्ती करना पसंद नहीं करोगे, या आप अपने लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन करते हो। वहीं आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा आता है जो अच्छा दिख रहा है, जो स्मार्ट है, बढ़िया बैग है, बढ़िया घड़ी है, बढ़िया बुलेट से आया है आज वो आपकी क्लास में, आप उससे दोस्ती करना चाहते हो, तो भेदभाव हम भी करते हैं। पॉइंट याद रखिएगा, है ना? हमारा लेवल जो है भेदभाव का वो बहुत अलग होता है। हमको पता भी नहीं आता कि हम डिस्क्रिमिनेशन करने के नहीं कर रहे हैं। कई बार चीज हो जाती है बिकॉज ये हमारा जो चीज है साइकोलॉजिकली, हम जिस तरीके से हम बड़े होते हैं वो हमको बिना पता है, हमको समझ में भी नहीं आता, हम लोग कई बार डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं, है ना? ये होता है। जो बोल रहे हैं कि नहीं सर हम ऐसे नहीं है, तो तुम झूठ बोल रहे हो अपने आप से, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। हम करते हैं, तुमको नहीं पता पर करते हो। और अगर तुम ये बोल रहे हो कि सर हम ये करते ही नहीं है, तो फिर तुम ह्यूमन बाउंड्रीज से बाहर जाने की बात कर रहे हो। मैं मान लूंगा कि भैया तुम फिर साधु संत की कैटेगरी के हो। जो आदमी ये बोलता है कि नहीं सर मैं कर ही नहीं सकता ऐसा, वो फिर तुम साधु संत की कैटेगरी में आ गए, बिकॉज दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी, है कि हो जाता है। कई बार हम जानबूझ के नहीं करते बेटा, मैं नहीं बोल रहा कि तुम जानबूझ के करोगे, तुम जानबूझ के नहीं करते हो, ये ह्यूमन नेचर है, ये हो जाता है कई बार। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है? हमको नहीं पता रहता बट हम कर देते हैं। बट यहाँ जिस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं वो डिस्क्रिमिनेशन तुम और मैं नहीं कर रहे हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन कौन करेगा? स्टेट। स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब क्या है? आर्टिकल 12 मतलब सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, लोकल गवर्नमेंट, अदर्स। अब ये आर्टिकल इतना बढ़िया है, आर्टिकल इसलिए बनाया गया था बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये चीज पता थी। क्या पता थी? कि हमारे देश में एक समय ऐसा आएगा जब सरकारें शायद धर्म के नाम पे और जाति के नाम पर वोट मांगेगी। ये पता था संविधान मेकर्स को, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को, कि भारत के अंदर इतनी सारी जातियों के लोग रहते हैं, इतनी सारी लैंग्वेज के लोग रहते हैं, इतने सारे धर्मों के लोग रहते हैं, तो ये समय आएगा कि आगे जाके कोई ना कोई पार्टी, कोई ना कोई सरकार ऐसी बन सकती है जो कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे बने। अब इसका उपाय क्या निकाला जाए, इससे बचा कैसे जाए? तो आर्टिकल 15 बेसिकली ये कहता है, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक पार्टी है, पार्टी ए। पार्टी ए पर्टिकुलरली क्लास एक्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, बिकॉज क्लास एक्स जो है, ये क्लास है, मान लीजिएगा क्लास एक्स जो है वो भारत के अंदर, मान लेते हैं मेजोरिटी के अंदर, वो क्लास एक्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। अब क्लास एक्स के सपोर्ट से पार्टी ए अपनी सरकार बना लेती है, गवर्नमेंट बना लेती है। अब आगे जाके पार्टी ए क्या करती है? रोड बनाती है ना? पार्टी ए की सरकार बन गई, वो रोड बनाती है और कहती है कि इस रोड के ऊपर केवल कास्ट एक्स के लोगों को चलने का अधिकार होगा। पार्टी आगे जाके एक अस्पताल बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, वो कहती है कि इस अस्पताल के अंदर केवल एक्स क्लास के लोगों का इलाज होगा। क्यों? बिकॉज वो प्रिविलेज दे रही है, वो डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, किस बेसिस पे? क्लास के बेसिस पे। ये चीज पता थी कि ये हो सकता है। दैट्स व्हाई क्या किया यहां पर, सीधा सीधा बोल दिया कि भैया आप किसी के भी सपोर्ट से सरकार बनाओ, आप किसी भी के भी सपोर्ट से आप सरकार बनाते हो, किसी भी तरीके से आप चुनाव जीतते हो, आप भारत के अंदर राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, लोकल गवर्नमेंट्स और वो अदर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो किसी भी तरीके से रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये क्यों बनाया गया समझ में आ गया है क्या? वो बाद में बताऊंगा, इसलिए बोल रहा हूं कि मैं समय लगा के समझाता हूं ताकि तुमको समझ में आए कि क्यों बनाया गया। पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का मतलब केवल ये नहीं होता कि मैं सिर्फ सीडीएस एग्जामिनेशन के अंदर देकर मेरी चीजें क्लियर हो जाएगी और मैं रिटर्न पास कर जाऊंगा। ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो करंट से रिलेटेड होते हैं, जो तुम्हारे देश से रिलेटेड है, तुम्हारे संविधान से रिलेटेड है, ये तुम्हारी सोच को बढ़ावा देने में काफी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। समझना पड़ेगा आपको कि दिस थिंग्स आर ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो तुमको समझनी पड़ेगी कि साहब अगर ये आर्टिकल बनाया है, आर्टिकल 14 को पहले नंबर पे क्यों रखा? क्यों? इक्वालिटी की बात कर रहा है, समानता डेमोक्रेसी में नंबर 1 पे आती है, इक्वालिटी नहीं तो डेमोक्रेसी कैसी? आर्टिकल 15 को नंबर 2 पे क्यों रखा? जरूरी था, क्योंकि हमारे यहाँ पर कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड वोटिंग की बात शुरुआत से चली आ रही थी, ये हम लोगों ने देख लिया था। दैट्स व्हाई आर्टिकल 15 को हमने लिखा है कहां पर? दूसरे नंबर पे। यहां तक क्लियर हो गया कि आर्टिकल 15 क्यों था? समझ में आ गया? अब देखो एक्सेप्शंस भी है, मैं बता दूं तुमको, एक्सेप्शंस भी है। कहने के लिए कहता है कि हम डिस्क्रिमिनेशन केवल इन 5 ग्राउंड्स के ऊपर नहीं करेंगे, बट अगेन हम बात करेंगे एक्सेप्शंस की। तो एक्सेप्शन जब आएंगे तो ऑब्वियसली वहां पर रिजर्वेशन भी आएगा, वहां पर वुमेन्स की भी बात करेंगे, वहां पर गर्ल्स की भी बात करेंगे, ये चीजें हम करेंगे धीरे धीरे। बट संविधान ने क्या कहा, वो किस मोटिव से बोला, वो बात कर रहे हैं। अब भारत में स्कीम्स की बात छोड़ दो, भारत में क्या कोई ऐसी सड़क है जो सिर्फ एक धर्म विशेष या एक जाति विशेष के चलने के लिए बनी हो? भारत के अंदर क्या कोई ऐसा सरकारी अस्पताल है जो केवल एक धर्म विशेष या जाति विशेष के लोगों के लिए बना हो? ऐसा नहीं होता है। ये उसके लिए आर्टिकल 15 बनाया गया कि जब पब्लिक सर्विसेज दी जा रही है तो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, ये आर्टिकल ये कहता है। बट ऑब्वियसली जैसा कि हम सब जानते हैं, ये क्या कहता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर द स्टेट, क्लॉज 1 क्या कह रहा है आर्टिकल 15 का? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ, ये शब्द याद रखना, केवल
केवल इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, ओनली ऑफ कौन कौन से ग्राउंड पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब कोई सरकारी अस्पताल है, उस सरकारी अस्पताल में आपको रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। बट एक शब्द यहां पर लिखा है क्या, ओनली ऑफ। ओनली ऑफ बड़ा अच्छा वर्ड है और इसको लोग भूल जाते हैं। केवल इन 5 ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, इसके अलावा दूसरे ग्राउंड्स पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। इसके अलावा दूसरे ग्राउंड्स पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, ओनली ऑफ। केवल इन ग्राउंड्स के ऊपर सरकार आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, इसके अलावा दूसरे ग्राउंड के ऊपर सरकार डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। कैसे, एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, सुनो। मान लो एक सड़क है, हाईवे। आपने देखा है कुछ हाईवे ऐसे रहते हैं जिसमें सरकार बोलती है यहां से सिर्फ कार ही गुजरेगी, यहां से 2 व्हीलर नहीं गुजर सकते। होता है कि नहीं, ये भी डिस्क्रिमिनेशन किया सरकार ने, करती है ना। देखा ये हाईवे देखे किसी ने, देखे हाईवे बनाया किसने, गवर्नमेंट ने बनाया, इट्स द गवर्नमेंट हाईवे। स्टेट ने बनाया, सेंट्रल ने बनाया, वी डोंट नो, मान लो बनाया। अब सरकार बोल रही है कि ये जो हाईवे है इसकी इस लाइन से केवल कार गुजरेगी, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। अब आप इसको बोलोगे सर ये तो मनी के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन है साहब, जिसके पास पैसे वाला आदमी वो कार से चलाएगा तो उसको चलेगा, बाकी नहीं चलेंगे एक्सप्रेसवे के ऊपर। बट ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं क्यों, बिकॉज वहां पर लिखा है ना शब्द, ध्यान से एक एक चीजों को पढ़ो, ओनली ऑफ, केवल इन 5 ग्राउंड्स पे नहीं कर सकते, और ये जो ग्राउंड इन 5 ग्राउंड से बहुत अलग है कि दैट इज द थिंग। इसलिए याद रखो छोटी छोटी जो शब्द होते हैं ना, ओनली ऑफ, ये सीडीएस जब क्वेश्चन पूछेगा ना स्टेटमेंट्स के अंदर, ये ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछता है। आई बात समझ में? yes. तो केवल इन ग्राउंड्स पे नहीं कर सकते। रेस क्या होता है बेटा, रेस मतलब कलर, वो काला गोरा। अपने रेसिज्म ने क्या अपने कलर का समस्या चलती है क्या? हाँ, बाइक गई तो बाइक वाले को फाइन देना पड़ता है ना। अब देखो उनका जो डिस्क्रिमिनेशन का ग्राउंड था, वो तुम्हारा धर्म थोड़ी देख रहे थे कि तुम किस कास्ट के हो, तुम किस कलर के हो। क्यों उतारा भैया प्रथमेश सर, आप ये नहीं, आप नहीं जा सकते प्रथमेश सर। क्यों बोले, क्यों नहीं जा सकते सर, बिकॉज आपके पास बाइक है। नहीं, कौन जाएगा फिर यहाँ पर, जो अमर जा रहे हैं, अमर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अमर के पास कार है, अमर के पास हमर है तो अमर लेके जा रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता ना, मैं नहीं बोल सकता कि भैया डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। वो बोल देगा भैया लिखा तो है ओनली ऑफ, इन 5 ग्राउंड्स के अलावा दूसरे पे कर सकते हैं। सरकार करती है, सरकार करती है। आई बात समझ में? आगे बढ़े हैं। और सेफ्टी पर्पस के लिए जो भी हो, बट है तो डिस्क्रिमिनेशन ना साक्षी, या तो डिस्क्रिमिनेशन है ना। यस, पॉइंट याद रखिएगा। ओके, तो ये चीज है। अब लैंग्वेज के बेस पे भी हो जाता है कई बार डिस्क्रिमिनेशन, हाँ, भाषा के आधार पे भी होता है। हाँ, समझिएगा, बताऊंगा कैसे। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, केवल स्टेट ही नहीं, अब यहां पर एक और चीज कहता है, नो सिटीजन shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any them of be subjected to any disability, liability, restriction or condition with regard to। इसका क्लॉज 2 ये कहता है कि भैया अगर कोई शॉप है, शॉप मतलब दुकान है, कोई पब्लिक रेस्टोरेंट है, कोई होटल है, कोई ऐसा प्लेस है जो कि पब्लिक एंटरटेनमेंट का, जैसे अपन बात करें कोई क्लब हो गया, कोई अपनी मूवी थिएटर हो गया जहां पर मूवी देखने जाते हो, मतलब ऐसा कोई भी प्लेस, जैसे कि शॉप्स हो गई, पब्लिक रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट हो गया, जैसे क्लब हो गया, मूवी थिएटर हो गया, ऐसा कोई भी प्लेस जो लोगों के लिए बना है, जो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बना है, लोगों की सुविधा के लिए बना है, वहां पर भी भले ही ये जो प्लेसेस है ये सरकार के नहीं है। अब शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट के सरकार के थोड़ी ना होते, होटल ये किसी प्राइवेट के हैं। बट अगर किसी प्राइवेट आदमी ने एक ऐसा प्लेस ओपन करके रखा है, ध्यान से सुनिएगा, जो कि लोगों के लिए, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, लोगों के लिए बना के रखा है वो पब्लिक प्लेस, ताकि लोग वहां पर आए। अब वहां पर भी आप इन 5 ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। किसी की दुकान है तो वो ये नहीं कह सकता कि भैया तुम जो है ना इस कास्ट के हो तो मैं तुमको अपनी दुकान में नहीं आने दूंगा। या कोई होटल है, वो होटल ये कहता है कि भैया यहाँ पर जो है ना केवल इसी धर्म के लोग आ सकते हैं, इस धर्म के लोग अगर आप हैं तो मैं आपको नहीं आने दूंगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? समझ में आया? यस, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भले ही प्राइवेट प्लेस की बात करें, प्राइवेट प्लेस कौन सा, जो पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए था, लोगों के लिए था। अब आप मूवी देखने गए तो आपको इन 5 ग्राउंड्स के ऊपर नहीं हटाया जा सकता, बट केवल इन 5, है ना भाई साहब, केवल इन 5। एक मूवी थी जिसमें खून खराबा काफी ज्यादा था, उस मूवी के ऊपर हिंसक मूवी थी, हॉरर थी, 18+ का टैग लगा हुआ था। अब तुम्हारी उम्र 16 साल है और तुम मूवी थिएटर के अंदर जाके बोलो कि मुझे पिक्चर देखना है, क्यों? क्योंकि मेरे पास राइट टू इक्वालिटी, आप मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो वो सीधा बोलेगा बेटा आपके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है ना वो एज के आधार पर किया जा सकता है। आई बात समझ में? यस, तो दीज आर द थिंग्स व्हिच इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, क्लियर है? हाँ, ये पॉइंट याद रखिएगा। बट याद रखिएगा, नहीं टेंपल्स और करिश्मा, टेंपल्स की जब बात कर रहे हो, दीज आर द सेकुलर प्लेसेस। सेकुलरिज्म के अंदर आप इक्वालिटी को नहीं ला सकते, बात ध्यान रखिएगा। सेकुलरिज्म इज अ डिफरेंट थिंग, इक्वालिटी इज अ डिफरेंट थिंग। सेकुलरिज्म ये कहता है कि किसी व्यक्ति की जो पूजा पाठ की पद्धति है सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। अब उस सेकुलरिज्म के अंदर वो कहता है भैया कि वो जो मंदिर है, जो मस्जिद है, वो सेकुलरिज्म का उनका भी राइट है। उनको लगता है कि भैया केवल उनके धर्म के लोग वहां पर आएंगे तो ये उनका अधिकार है। सेकुलरिज्म इटसेल्फ सेज कि भाई साहब ये धर्म और ये धर्म, ये दोनों की जो कंडीशंस है, जो रिचुअल्स है, वो अलग अलग होंगे, आप दोनों को मिक्सअप नहीं कर सकते। अगेन आई एम टेलिंग यू, सेकुलरिज्म एंड इक्वालिटी बोथ आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। ये समझना पड़ेगा आपको। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? यस, हाँ, समझिए। बहुत अलग अलग चीजें। इक्वालिटी तुम कैसे बोल सकते हो? अरे किसी धर्म के अंदर लिखा है कि साहब आप ये नहीं कर सकते, किसी जानवर को नहीं मार सकते, और आप बोल रहे हो कि नहीं सर ये सबके लिए इक्वल हो जाएगा। सब धर्म अपना अलग अलग फॉलो करते हैं। तो सेकुलरिज्म एंड इक्वालिटी बोथ आर टोटली डिफरेंट टू ईच अदर। ये समझो इस चीज को। क्लियर है? आप हर जगह हर चीज को एक ही चश्मे से नहीं देख सकते ना। कैसी बात कर रहे हो? समझिए इस चीज को, है ना? देयर इज नो कंट्रोवर्सी इन दैट काइंड ऑफ थिंग। बिल्कुल सिंपल चीज है, पॉजिटिव चीज है। हर व्यक्ति का, हर धर्म का अपना अलग तरीका होता है धर्म को फॉलो करने का। हर धर्म का अपना अलग तरीके होते हैं फॉलो करने के। तो फिर ये कैसे हो सकता है? समझ रहे हो? यस, बिल्कुल सही। सेकुलरिज्म इटसेल्फ सेज ना कि दिस इज द रिलीजियस प्लेस।
दे हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वहां इक्वालिटी तुम कैसे लेकर आ सकते हो? भारत के अंदर कई मंदिर है जहां पर ये कहा जाता है कि सिर्फ महिलाओं का जाना है, जा सकती है। कई मंदिर ऐसे जहां ये कहा जाता है कि केवल पुरुष जा सकते हैं। तो वो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं साहब देयर शुड बी एन इक्वालिटी। अरे दिस इज द सेकुलरिज्म, बिकॉज कल्चर है उस नेशन का या उस धर्म का कल्चर है वो, कि वहां पर यही चीज हो सकती है। वहां फिर आप उसको दोनों को एक साथ मिलाने की कोशिश मत कीजिए, वो बहुत गलत चीज हो जाती है। याद रखिएगा, दे आर वेरी डिफरेंट थिंग्स, समझना पड़ेगा आपको, समझदार हो इसको, समझो इस चीजों को। ओके, अब ये चीज याद रखिएगा कि ये चीज नहीं की जा सकती है। अच्छा, होटल के अंदर भी नहीं की जा सकती है ना? अब होटल के अंदर आप जा रहे हो, बोलो कि नहीं भैया होटल के अंदर जाना पड़ेगा, होटल वाले ने लिया 500 रुपए टिकट है आज की एंट्री, तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं तुम हमको अंदर जाने दो। और अब वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, वो किस बेसिस पे कर रहा है? वो मनी के बेसिस पे कर रहा है कि पैसा पैसा। ड्रेस कोड भी अलाउ करेगा। अब ये केस आया था, आपने सुना होगा, मुझे बताइएगा। एक केस था, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा, इट वाज द केस ऑफ नोएडा और दिल्ली, एक्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, चंडीगढ़ का था। उस होटल में ये करा कि होटल वालों ने साड़ी पहन के आने पे मना कर दिया था महिलाओं को, कि महिलाएं जो है वो कुछ महिलाएं उसके क्लब के अंदर जा रही थी, उस होटल में एंटर करने वाली थी, और उस होटल ने मना कर दिया कि नहीं आप साड़ी पहन के नहीं आ सकते। तो क्या ये आर्टिकल 15 का वायलेशन था आपके अकॉर्डिंग, कि उन महिलाओं को साड़ी पहन के आने से मना कर दिया कि आप साड़ी पहन के नहीं आ सकते? बताइए। दिल्ली का था, ओके, विकास कह रहे हैं कि साहब दिल्ली का था। धीरज, वो उनका है ना, देखो उनका रिलीजियस इशू है कि उस प्लेस पर वो महिलाओं को अलाउ नहीं करते ना, उनका रिलीजियस इशू, मैं वही तो बोल रहा हूँ। सेकुलरिज्म ये नहीं बोलता कि तुम सारे धर्मों को समान मान लो। सेकुलरिज्म ये कहता है कि भैया सरकार की नजर में सारे धर्म समान है, पर हर धर्म का अपना अलग एक कल्चर है, हर धर्म की अपने अलग थॉट प्रोसेस है, हर धर्म का अपना अलग एक प्रोस्पेरिटी और अलग एक कल्चर है। आप अपने आप को उन चीजों को फॉलो करेंगे, आप सरकार उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी, ना सपोर्ट करेगी, ये चीज है। हाँ, आई बात समझ गया। देखो ये आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं था, अरे वो होटल है, उसने जेंडर के बेस पे, कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया ना। उसने बोला कि साहब ये मेरा होटल है, मैं इसमें पार्टी करना चाहता हूँ, ये ड्रेस कोड रखा है आज का कि आपको इस तरह की ड्रेस पहन के आनी। तो यहाँ पर आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं था, इसलिए वो केस दब गया था। तो ये समझ के चलो, आपको समझना पड़ेगा कि साहब डिस्क्रिमिनेशन बोलते किसको है, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट इज नॉट द डिस्क्रिमिनेशन, है ना? तो ये आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है? बिल्कुल। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें कि कहीं टेंपल्स के आगे लग गए कि भैया वहां पर मर्यादित वस्त्र पहन के आपको आना है कि नहीं? अभी केदारनाथ में साहब वो रील का बड़ा चल रहा था, लोग कैसे लोग हैं लिटरली, मतलब जीवन में जो कभी मंदिर नहीं गए पड़ोस में, अपने कभी मंदिर नहीं गए, वो बड़ी बड़ी रील बना के उनको जाना केदारनाथ, कभी जीवन में मंदिर नहीं गए अपने, कभी भगवान के आगे पड़ोस के मंदिर में जाके हाथ नहीं जोड़े, बट कहाँ जाना, केदारनाथ जाना, क्यों जाना, रील बनानी। वहां पर लगा दिया कि नहीं भैया यहाँ पर ये चीजें करना, फोटोग्राफी करना, सब करना मना है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि साहब ये तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं हमारे साथ, दिस इज नॉट द डिस्क्रिमिनेशन। वो उस प्लेस का उनका राइट है कि वो अपने अंदर या अपनी जगह पर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मंदिरों में कह दिया गया कि जितने भी मंदिर है भारत के, कई मंदिरों के अंदर बोर्ड लगे। मैं अगर बात करूं उज्जैन महाकाल की बात करूं, केदारनाथ की बात करूं, कई मंदिर ऐसे जहां पर बोर्ड लगे क्या कि जब आप मंदिर में आएंगे तो आपको मर्यादित वस्त्र पहनकर आना है। इसमें गलत नहीं है, ये आर्टिकल 15 का वायलेशन है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है साहब? बस सीधी बात बोल रहे हैं ना, क्योंकि जो प्लेस है प्लेस के हिसाब से आपको आना है, तो दैट इज द मेजर थिंग। ये याद रखिएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? यस। ये समझना पड़ेगा कि दोनों चीजें बहुत एक दूसरे से अलग होती हैं। ओके, यस, ये पॉइंट याद रखिएगा। सही है। देखिए आप समझदार लोग हैं, एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी भी कंट्री के यूथ को डिस्ट्रॉय करना है, उस कंट्री के यूथ को लस्ट फ्री में प्रोवाइड करवा दो। ऐसी कुछ चीजें कंटेंट प्रोवाइड करो जिससे उनके अंदर लस्ट और ये सारी चीजें भावना जाकर वो फ्री में प्रोवाइड करवा दो। उस कंट्री को डिस्ट्रॉय करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें सरकार ने बैन भी करी है, बट ओटीटी के बाद चीजें बहुत अलग हो गई। एक समय था जब किसी को गाली देने में लगता था कि अरे टीवी पे कैसे किसी सीन में गाली देती किसी को, बहुत बड़ी बात हो जाती थी। आज ये बड़ा नॉर्मल हो गया। नॉर्मलाइजेशन इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज होती है, मैंने पहले भी कहा। तुम हर चीज को एक्सेप्ट करते जाते हो, सहते जाते हो, सहते जाते हो, और वो एक्सेप्टेंस तुम्हारी पर्सनालिटी को चेंज कर देता है। दिस इज द रॉन्ग थिंग, पॉइंट याद रखो। चलो इसके बाद आर्टिकल 15 का ही क्लॉज 2 का सब क्लॉज भी ये कहता है कि ऐसे कुएं, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स, पब्लिक प्लेसेस जो सरकार ने बनवाए हैं या सरकार के फंड से चल रहे हैं, वहां पर भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। मान लो कोई कुआ है, अब कुएं में पानी निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता कि साहब ये कुआ है, इससे केवल यही पानी पिएंगे, या ये कुआ है, इससे ये पानी नहीं पी सकते। यहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। ऐसी चीजें जो सरकार ने पब्लिक यूज के लिए बनाई, ऐसी चीजें जो सरकार ने पब्लिक यूज के लिए बनाई है, उन चीजों के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। किन आधार पे? ये 5 आधार के ऊपर, है ना? याद रखना, पब्लिक टॉयलेट का यूज करना है, कई बार पैसा देना पड़ता है आपको, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो चार्ज ले रहा है, वो आपसे धर्म जाति इस आधार पे भेदभाव नहीं कर रहा है, इज टेकिंग द चार्ज। ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? यस। यशवंत वॉल्यूम इंक्रीज है बेटा, आपको उसको शायद इंक्रीज करना पड़ेगा आपको वॉल्यूम को, हेडफोन में शायद कम आ रही है, बिकॉज इंक्रीज ही है वॉल्यूम। समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब देखो, अब एक सवाल मैं पूछता हूं, भैया एक ध्यान से सुनना। मेरा गांव है, मेरे गांव के अंदर मैं क्या करता हूं, मेरे खेत में मैंने कुआं खुदवा के रखा है। अब इस कुएं के अंदर गांव के कुछ लोग जो किसी विशेष जाति के हैं, वो मेरे इस कुएं से या किसी विशेष धर्म के, मान लीजिए, वो इस कुएं पे आकर पानी लेना चाहते हैं, और मैं उनको मना कर देता हूं कि नहीं भैया मैं आपको अपने कुएं से पानी नहीं लेने दूंगा। तो मुझे बताइए कि क्या मैंने आर्टिकल 15 का वायलेशन किया इन दैट केस, यस और नो? कुआं मेरे खेत में मैंने खुदवाया है और कुछ लोग मेरे कुएं से पानी लेना चाहते हैं, मैं मना कर देता हूं, इस समय पर क्या मैंने आर्टिकल 15 का वायलेशन किया या नहीं किया? बताइए। हाँ सोहेल, ठीक है वॉल्यूम बेटा। हाँ, कौन सा डिसेबिलिटी वाला पॉइंट समझ नहीं आया तुमको? डिसेबिलिटी कहां दिख गया तुमको? कौन सा डिसेबिलिटी वाला पॉइंट कहां दिख गया भाई? डिसेबिलिटी ऊपर वाली लाइन का बोल रहे हो आप? इसका इसको भूल जाओ, अभी भूल जाओ, इसलिए क्योंकि जो मैं बता रहा हूं उसी के अंदर इसका मीनिंग है बेटा।
नहीं, याद रखो यहाँ आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं हुआ है बिकॉज ये मेरा पर्सनल यूज का है। दिस इज नॉट द पब्लिक प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आपका अधिकार है। प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कोई दिक्कत नहीं। ये जो कुआं मैंने खुदवाया था मेरे पर्सनल यूज के लिए था। आई बात समझ में? वो मेरे पर्सनल यूज के लिए था। अब अगर मैं किसी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का बोल रहा हूं कि नहीं भैया मैं नहीं लेने दूंगा, मेरी मर्जी में किसको लेने दूं किसको नहीं लेने दूं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी से अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसको भेदभाव नहीं माना जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। ऐसे तो भैया तुम्हारा घर है ना, तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर के अंदर कोई लोग आ रहे बोले भैया आपके घर का वॉशरूम यूज करना है, नहाना है मुझको। अब तुमने मना कर दिया कि नहीं भैया मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहाने थोड़ी दूंगा, तो ये थोड़ी बोलेगा कि आर्टिकल 15 कहता है कि नहीं बाथिंग गार्ड सबका आप यूज कर सकते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी में चीजें लागू नहीं होती है। बट मान लो इसी का नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने अपने खेत में एक फार्म हाउस बनाया है। उस फार्म हाउस में मैंने एक स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल किस लिए बनाया? मैंने बोला कि भैया 500 रुपए दो और दिन भर इस स्विमिंग पूल के अंदर एंजॉय करो। अब लोग इस स्विमिंग पूल के अंदर एंजॉय करने के लिए आते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और मैं उनको ये कह के मना कर देता हूँ कि नहीं आप इस विशेष जाति के हैं तो मैं आपको अपने स्विमिंग पूल के अंदर नहीं आने दूंगा। अगर ये मैं करता हूं तो क्या ये आर्टिकल 15 का वायलेशन है? यस और नो। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मेरी थी, प्राइवेट थी, बट वहां पर मैंने कुछ बनाया, वो बनाया किस लिए? पब्लिक यूज के लिए बनाया, पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए बनाया। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या अगर मैं इनको मना करता हूं तो क्या मैं आर्टिकल 15 का वायलेशन कर रहा हूं? यस और नो। बिल्कुल सही। अभी क्लियर हो गया कि हाँ साहब इसमें आप कर रहे हो आर्टिकल 15 का वायलेशन। क्यों कर रहे हो? बिकॉज आपने पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए, पब्लिक यूज के लिए बनाया ना, तो आप कैसे फिर किसी को मना कर सकते हो, किसी व्यक्ति विशेष को? ये याद रखो। ये देखो लॉजिक वाली बात है। दीस आर द लॉजिकल थिंग्स। इसमें भी बहुत रॉकेट साइंस नहीं चल रहा है ना। पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। दिस इज नॉट द लॉजिकल साइंस। वो आर्टिकल 15 के अंदर जब अपन बात करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी की तो ये आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है? हाँ बेटा, जमीन के अंदर की चीज सरकार की होती है, बताएगी नहीं तुमको? तुमने जमीन खरीदी है, अगर तुमने जमीन खरीदी, तुम्हारी जमीन के नीचे सोना मिला, सरकार को देना पड़ेगा। क्यों? जमीन तुम्हारी है, जमीन के अंदर की चीज तुम्हारी नहीं। याद रखिएगा। बहुत सारे लॉज इसको लेकर भी, आर्टिकल 31A-B पढ़ेंगे अपन जब तो बताऊंगा। चलिए अब कुछ इसके एक्सेप्शंस देख लेते हैं। ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया था कि आर्टिकल 15 भले ही बोल रहा है कि सरकार कुछ अलग से नहीं कर सकती, सरकार सबके साथ सेम ट्रीटमेंट करेगी पब्लिक चीजों के अंदर जब भी कुछ करेगी, बट स्टिल सरकार करती है डिस्क्रिमिनेशन। जैसे आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 ये कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, आर्टिकल 15 के अंदर जो भी लिखा हो, पर नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any special provisions for the women and children। इस आर्टिकल के अंदर हमने जो भी पढ़ लिया, जितना भी लिखा है, कुछ भी लिखा है, पर ये आर्टिकल राज्यों को और केंद्र सरकारों को स्पेशल प्रोविजंस बनाने से नहीं रोकता है। किसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने से? वुमेन्स के लिए और गर्ल्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने से नहीं रोकता है। इस एग्जांपल की बात करें, आप सबको पता होगा कि राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें स्पेशल स्कीम्स बनाती है। वो स्कीम्स केवल महिलाओं के लिए रहती है, बच्चियों के लिए रहती है। अभी आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं, बिकॉज आर्टिकल 15 खुद ये बोलता है कि भले इस आर्टिकल के अंदर जो भी लिखा हो, बट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट, स्टेट को रोकता नहीं है स्पेशल प्रोविजंस बनाने से। किसके लिए? स्टेट के लिए, राज्य सरकारों के लिए। किसके लिए? महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए। और इसे कहा जाता है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। कि आप डिस्क्रिमिनेशन तो कर रहे हो, भेदभाव तो कर रहे हो, पर क्यों कर रहे हो? आप इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हो। समाज के अंदर कुछ हमारे जेंडर है ये ऐसा है जिसे समाज में और ऊपर उठाने की जरूरत है। दैट्स व्हाई आप ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। जैसे एग्जांपल की बात करें, लाडली बहन योजना, आप सबको पता होगा, मध्य प्रदेश के अंदर स्कीम चलती है जिसमें महिलाओं को कुछ पैसे दिए जाते हैं। अब आप या मैं, जितने लड़के हैं, हम डेरा तंबू उठा के और आंदोलन करने लग जाए कि नहीं भैया लाडली बहन योजना गलत है, गलत है, लाडला भांजा योजना होना चाहिए, लाडला भाई योजना भी लेकर आ जाओ क्योंकि आप लाडली बहन लेकर आए, तो ये नहीं कर सकते साहब। आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं कर रही सरकार। क्यों? स्पेशल स्कीम बना सकती है। ओके, तो याद रखिएगा भाई, मेंस को कोई कुछ नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तुम्हारे साथ। याद रखना, ठीक है? हाँ, जो करना है तुमको खुद को ही करना है। हाँ, ये बात याद रखो शुरुआत से। The man has to prove himself only by hook or by crook, and that makes you strong ना। वो संघर्ष ही तो तुमको महान बनाएगा, और क्या बनाएगा? तुमको क्या करना है? ये बात याद रखिएगा। देखो यार, इतनी समस्याएं हैं। बहुत अच्छा बोला ना किसी ने कि लड़के सभी के लिए, पर नॉर्मली लड़कों के लिए कहा जाता है कि लड़के घर से दूर जाते हैं घर बनाने के लिए, घर से दूर जाते हैं ताकि घर बना रहे हैं। के बाद भी क्या दिया जाता है कि लड़के तो खराब होते हैं, है ना, इनको कुछ पता नहीं है, इमोशन नहीं होते लड़कों के अंदर, या ये नहीं होते। अरे भाई होते हैं, शो नहीं करते हैं बस ये। क्योंकि जब शो करे तब तक दुख, दर्द, तकलीफ यही सब मिला है। हंसी मिली, हंसी के पात्र बन गए कभी कभी, इसलिए फिर बोलते हैं कि चलो छोड़ो, शो ही मत करो। ओके चलिए, क्लियर है? आगे बात करते हैं। आर्टिकल 15 के अंदर एक क्लॉज है, क्लॉज 4। आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 क्या कहता है? देखो ध्यान से सुनो। ये भी ये कहता है, सीधी सी बात है, ये सीधी बात करेगा रिजर्वेशन की। ठीक है, ये रिजर्वेशन की बात करता है। इसे जोड़ा गया था पहले संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा। प्लीज नोट इट डाउन। पहले संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा इसे जोड़ा गया था, है ना। किसके द्वारा जोड़ा गया था? पहले संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ओके, हाँ लड़कियां भी जाती ना, बिल्कुल ये भी है। अब लड़ो मत यार कि मैंने लड़कों के लिए कुछ बोल दिया, तो ऐसा नहीं है, दोनों करते हैं, बट देखो समझना पड़ेगा। महिलाओं की, गर्ल्स की प्रॉब्लम अपनी बहुत अलग तरीके की होती है, पुरुषों की प्रॉब्लम अपनी बहुत अलग तरीके की होती है, समझना पड़ेगा तुमको, है ना। इसमें किसी का पक्ष लेने की तो बात आए हो ही नहीं सकती है। मैं तुमसे पूछता हूँ, जितनी गर्ल्स यहाँ पर है, तुमने कभी अपने फादर को अपने लिए कुछ लेते हुए देखा है क्या? कि तुम्हारे फादर अपने लिए कुछ ले रहे कि बेटा आज मैं मेरे लिए लेकर आया, देखा है तुमने? कभी नहीं देखा। मम्मी को देखा है? मम्मी को देखा होगा।
मिली आती है अपने लिए कि चलो बेटा आज मैं लेकर आता हूँ, बुरा नहीं है वो, बुरा नहीं है, पर समस्याएं और चीजें परिस्थितियां दोनों की अलग अलग होती है, समझना पड़ेगा तुमको। गर्ल्स की समस्या बहुत अलग है, वुमेन्स को भी बहुत कष्टों से गुजरना पड़ता है, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ कि समाज में बहुत मुश्किल है एक महिला के लिए आगे बढ़ना, चीजों को अचीव करना, उनकी समस्या अलग लेवल की है। तो आप ये नहीं समझ सकते कि यार हमारी समस्या बहुत ज्यादा है, बॉयज की समस्या बहुत अलग लेवल की। अब अगर मैं यहाँ बैठ के बॉयज की एक समस्या के बारे में बोलता हूँ कि यार ये प्रॉब्लम है लड़कों के साथ, तो आपको फिर बुरा नहीं लगना चाहिए यार सर ने लड़कों की प्रॉब्लम बोली, हमारे नहीं बोली, गलत है ना। फिर हम बात करते हैं इक्वालिटी की, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो जितनी प्रॉब्लम्स उनकी है आप भी उनकी प्रॉब्लम्स को समझो, और जितनी उनकी है आपकी वो भी उनकी आपकी समस्याओं को समझेंगे, तो तब सही मायने में हम इक्वल होंगे। ये समझ के चलना, साथ से चीजें बनती है ना, सही बात। चीज अलग अलग होती है, नेचर अलग अलग होता है, बिहेवियर बहुत अलग अलग होता है, समझो। देखो बहुत सारी चीजें हैं, समझो इस चीज को, ऑफेंड नहीं होना कभी जीवन में। एक बात ध्यान रखना, किसी की अच्छाई सुन के अगर तुमको बुरा लग रहा है ना तो तुम बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हो, ये बात ध्यान रखना। फिर पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं समस्या, हमको किसी की अच्छाई सुन के अपने आप को उससे कंपेयर करना पड़ जाए तो फिर हम है ही क्या, है ना। तो ये नहीं करना है कभी भी अपने को। दोनों बराबर है, दोनों अपनी अपनी जगह पर स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी का स्ट्रगल बड़ा छोटा नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह पर कर रहे हैं। मैं सिर्फ तुम्हारे एरियाज को रिवील करता हूँ कि ये कहां करता है, तुम कहां करती हो। तुम इसलिए करती हो कि समाज में एक स्थान तुम्हारा बन जाए, अपने अस्तित्व के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। महिलाओं की मैं बात करूं, गर्ल्स की बात करूं, हर जगह अपने आप को उनको प्रूफ करना पड़ता है, बिना बात के कि यार है तो महिला है, कर पाएगी नहीं कर पाएगी, हर जगह महिलाओं को अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है कि नहीं, ये भी आपका एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। तो समझो सब व्यक्ति का स्ट्रगल जो है ना वो बहुत अलग अलग होता है, अलग अलग चीजें होती है। चलिए आगे बढ़े, सही बात है। चलो आर्टिकल 15 का क्लॉज 5(4) ये क्या कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 और आर्टिकल 29, पढ़ेंगे अपन आर्टिकल 29, शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस। याद रखिए ये बात करता है, इसको बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, आप पढ़ लीजिएगा, मैं सीधा बता देता हूं। ये आर्टिकल ये कहता है कि राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें एसटी, एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए, इवन ओबीसी के लिए भी स्पेशल स्कीम्स बना सकती है। क्लियर है, स्पेशल स्कीम्स बना सकती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है। पहले अमेंडमेंट के द्वारा अपन लोगों ने ये चीज जोड़ दी थी, इसमें आर्टिकल 15 के अंदर जोड़ी थी, एक क्लॉज जोड़ा था, क्लॉज 4 की अगर मैं बात करूं तो, और ये कह दिया कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार अगर चाहे तो एसटी, एससी, हम ओबीसी की भी अगर बात करें उनके लिए स्पेशल स्कीम्स बना सकती हैं। बट जब यहां पर क्लास की बात की गई तो इन क्लास को सोशल और एजुकेशनल ग्राउंड के ऊपर ही डिफाइन किया जाएगा। कौन से ग्राउंड पे? सोशल एंड एजुकेशनल ग्राउंड पे। ऐसी क्लासेस समाज के ऐसे कुछ कास्ट, अगर मैं बोलूं क्लासेस, जो कि सोशली बैकवर्ड है और एजुकेशनली बैकवर्ड है, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई है। इकोनॉमिकल वीकर की बात नहीं की गई थी, रिजर्वेशन कभी भी इकोनॉमिकल बेसिस पे नहीं दिया गया था, अब दिया जाता है। कौन सा? वो 10% रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अदरवाइज जो रिजर्वेशन अब तक दिया जाता है भारत में वो सोशल और एजुकेशनल ग्राउंड के ऊपर दिया जाता है, इकोनॉमिकल के ऊपर नहीं दिया जाता। क्लियर है, ये समझ लो, क्लियर है, यस, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट इसके अंदर आगे बात करें, आर्टिकल 15 का ही एक नया क्लॉज जोड़ा गया था। एक क्लॉज कब जोड़ा गया था? क्लॉज 5 इसको जोड़ा गया था 93rd अमेंडमेंट 2005 के द्वारा। याद रखना अमेंडमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, 93वां संवैधानिक संशोधन 2005 का। ये अमेंडमेंट ये कहता है, ध्यान से सुनो मेरी इस बात को, ये अमेंडमेंट आपसे ये कहता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि आईआईटी में रिजर्वेशन होता है, होता है। एमबी के लिए आप आईआईएम्स के अंदर ज्वाइन करते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को ज्वाइन करते हैं, उनके अंदर रिजर्वेशन होता है, होता है। बट इस अमेंडमेंट के द्वारा ये बोल दिया गया कि हायर एजुकेशन के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोई प्राइवेट एमबीबीएस का कॉलेज है, कोई प्राइवेट अगर मैनेजमेंट का कॉलेज है एमबीए का, वहां पर भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। आप में से कितने बच्चों को पता था कि प्राइवेट कॉलेज में भी रिजर्वेशन दिया जाता है? पता है ना, पता है ना, रिजर्वेशन दिया जाता है, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर रिजर्वेशन दिया जाता है। ये अमेंडमेंट आया था, इस अमेंडमेंट ने ये कहा कि प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी रिजर्वेशन दिया जाए। सरकारी में तो दिया ही जाता है, प्राइवेट के अंदर भी दिया जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। ईडब्ल्यूएस पढ़ाऊंगा रमेश, आर्टिकल 16 जब पढ़ेंगे तो ईडब्ल्यूएस पढ़ेंगे, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। पता है, दोस्तों को मिला है आपके? अच्छा ठीक है, नहीं पता था अनामिका को, ठीक है कोई बात। ठीक है, इसके अंदर एक और क्लॉज 6 भी है, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता है। मैं आर्टिकल 16 के क्लॉज 6 और इसके क्लॉज 6 को एक साथ में समझाऊंगा। ओके, नहीं प्राइवेट कंपनीज में रिजर्वेशन होता है गर्ल्स के लिए। देखिए क्या है, कंपनीज के अंदर संविधान कुछ नहीं कर सकता। संविधान कभी भी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात नहीं करता कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी इक्वालिटी रहेगी। संविधान ये नहीं बोलता कि भैया इस इंस्टीट्यूशन में अगर 10 लड़कियां हैं तो 10 लड़के भी होंगे। संविधान ये नहीं बोलता। संविधान ये कहता है कि जो कि भारत सरकार चीजें कर रही है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चीजें कर रही है, जो स्टेट गवर्नमेंट चीजें कर रही है, उसके अंदर इक्वालिटी लाने की कोशिश की जाएगी। अब आप ये समझे कि किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर भैया जितने लड़के काम कर रहे हैं उतनी ही लड़कियां काम करेगी, इक्वालिटी हो, तो ये पॉसिबल नहीं होता। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात नहीं करता है। ये किसकी बात कर रही है? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट के बारे में आपको बताता है। क्लियर है, समझ में आ गया? यस, आगे बढ़े। कोई डाउट हो तो पूछ लो। कौन सा 5 साल के लिए था? कोई 5 साल के लिए नहीं था बेटा, अभी भी है। संविधान में जुड़ गया है, लग रहा है संविधान में कोई चीज जुड़ी और 5 साल रहे। ऋतिक, फोर्सेस में नहीं होता है, एनडीए के अंदर सीडीएस में यहां रिजर्वेशन नहीं होता है। आगे बढ़े। देखो सोनाली, मैं मेरा व्यू रखूंगा जब प्रॉपर एक बार अपन पढ़ लेंगे, जब तुमको चीजें थोड़ी सी समझ में आ जाएगी, फिर मैं मेरा व्यू भी बताऊंगा कि व्हाट इज माय व्यू अबाउट दैट।
बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट में फीस डिफरेंस था तो फीस डिफरेंस होगा ना, प्राइवेट से सरकारी कॉलेज में तो डिफरेंस तो होगा ही। बेटा सीएपीएफ जो है ना वो पैरामिलिट्री के अंदर आता है, वो फौज में नहीं आता है। मिलिट्री और पैरामिलिट्री में बहुत अंतर है, बहुत अंतर होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। सर आरक्षण हर 5 साल के लिए होता है, उसको बढ़ा दिया जाता है। लोकसभा राज्यसभा के अंदर सीट्स का रिजर्वेशन है उसकी आप बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं आप। ये नहीं होता 5-10 साल के लिए, वो लोकसभा राज्यसभा की सीट्स होती है, याद रखिएगा। ओके चलो आगे बात करते हैं। अगला है आपका आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 16 भी बड़ा आसान है। आर्टिकल 16 ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सरकारी नौकरियों के अंदर ये भी उसी तरीके से बात करता है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी, याद रखना यहाँ पर प्राइवेट जॉब्स की बात नहीं की जा रही, जैसा कि अभी पूछा जा रहा था कि सर प्राइवेट जॉब में भी इक्वालिटी होती है क्या? नहीं, प्राइवेट की बात नहीं करता है। आर्टिकल 16 ये कहता है कि सरकारी नौकरियों में सभी को बराबर भागीदारी लेने का मौका मिलेगा। सरकारी नौकरियों की जब वैकेंसी निकलेगी, जब गवर्नमेंट जॉब्स की बात आएगी, तो सरकार किसी के भी साथ धर्म के आधार पे, कलर के आधार पे, जाति के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, रेसिडेंट सेम ही होगा जन्म स्थान जहां वो रहता है, और सेक्स मतलब जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। आर्टिकल 16 जनरली कहता है। इस पे ओनली ऑफ, याद रखिए, इसमें वही चीज है, ओनली, केवल इस आधार पे नहीं करेगी। बट आपने देखा होगा सरकार इसके अलावा कई आधारों के ऊपर करती है। हाँ, करती है, जैसे एज के आधार पे करती है सरकार कि भैया आपको सीडीएस एग्जामिनेशन देना है तो आपकी उम्र 24 साल, या ओटीए की बात करें तो 25 साल ही होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड के आधार पे करती है कि भाई आपकी जो हाइट है वो इतनी होनी चाहिए, 154 सीएमएस या 157 सीएमएस होनी चाहिए। इसके अलावा सरकार एजुकेशन के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन करती है कि सीडीएस देना है तो ग्रेजुएशन कंपलसरी है, ग्रेजुएशन के नीचे वाला नहीं दे सकते। तो पॉइंट याद रखिएगा, क्वालिफिकेशन के ऊपर सरकार डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, एजुकेशन के ऊपर सरकार डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, और आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर भी सरकार डिस्क्रिमिनेशन करती है। करती है? हाँ, करती है। स्किल के आधार पर भी कर देती है। बट ये कहा जाता है कि सरकार इन 5 ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। बट आप सब जानते हैं कि ये एक्सेप्शंस वाली चीजें इसके अंदर भी है। रिजर्वेशन ऑब्वियसली इसी की बात करता है, रिजर्वेशन कास्ट के आधार पर भी किया जाता है, बहुत सारी चीजों के अंदर, कई सारी चीजों के ऊपर किया जाता है। बिल्कुल मेडिकल स्टैंडर्ड्स के आधार पर करती है ना, डिस्क्रिमिनेशन करती है सरकार। बट ये कहते हैं कि केवल आप इन 5 आधारों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। बट अब सवाल ये उठता है, जैसे कि आप ये देखिए, इसका क्लॉज 1 ये कहता है, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजंस इन द मैटर्स ऑफ द रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट इन द एनी ऑफिस अंडर द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर किसी भी ऑफिस को आप ज्वाइन करते हैं तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, ये देखो लिखा है ओनली ऑफ, किसी भी व्यक्ति के साथ केवल और केवल धर्म के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, सेक्स के आधार पे, डिसेंट प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस के आधार के ऊपर भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसमें? सरकारी नौकरियों के अंदर। बट हम सब जानते हैं कि ऐसा है नहीं, ये भले ही लिखा है, बट अगेन रिजर्वेशन वाली बात इसके अंदर आ जाती है। इसके अलावा कई आधारों पर भेदभाव किया जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है? हाँ जी, कहीं मैं बोल रहा हूं ना, कई आधारों पर किया जाता है, इसके कई सारे एक्सेप्शंस हैं, हम आगे बात कर रहे हैं उसी के बारे में। जैसे एग्जांपल की बात करें, पहले एक्सेप्शन की बात करें जो क्लॉज 4 के अंदर आता है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 वो पहला आर्टिकल था जिसके अंदर एक्जैक्टली रिजर्वेशन शब्द का यूज किया गया है। रिजर्वेशन देखो, एक्जैक्टली रिजर्वेशन शब्द आ गया। क्या कहता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन of appointment or post in favor of the any backward classes of citizens which in the opinion of the states is not adequately represented in the service under the state। ये कहता है कि अगर राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को ये लगता है कि किसी विभाग में, ध्यान से सुनिएगा, कि किसी विभाग के अंदर किसी जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व सफिशिएंट नहीं है तो उस जाति के लोगों को रिजर्वेशन दिया जा सकता है। जैसे एग्जांपल की बात करता हूं, मैं अपने एमपी की बात करूं, मान लो एमपी है, एमपी पुलिस के अंदर मान लेते हैं कि 100 एसआई हैं, सब इंस्पेक्टर 100 हैं। अब ये देखा गया है कि इन 100 सब इंस्पेक्टर्स में से केवल 10 सब इंस्पेक्टर्स ऐसे हैं जो किसी विशेष जाति से बिलोंग करते हैं, किसी विशेष कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो सरकार को लगेगा कि यार पुलिस के अंदर है ना, इनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, 100 में से केवल 10 लोग उस जाति से बिलोंग करते हैं। तो अगर सरकार को ऐसा लगता है कि वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है राज्य की सर्विसेज के अंदर, तो सरकार क्या कर सकती है? रिजर्वेशन दे सकती है। राज्य सरकार के अंदर सरकार रिजर्वेशन दे सकती है। नॉर्मली क्या कहा था? केवल तब दे सकती है जब उनको लगता है कि राज्यों की सर्विसेज के अंदर उनका रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है। बट अब की अगर मैं बात करूं तो रिजर्वेशन दे दिया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा हर राज्य में रिजर्वेशन का परसेंटेज अलग अलग होता है। एक स्टैंडर्ड परसेंटेज है कि साहब इससे ज्यादा आप नहीं ले जा सकते, जिसके बारे में अपन बात करेंगे। बट नॉर्मली आपने देखा होगा कि हर राज्य के अंदर ओबीसी का परसेंटेज अलग होगा, एसटी को इतने परसेंट का रिजर्वेशन दिया जाएगा, एसटी को इतने परसेंट का रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये आपने देखा होगा। क्यों? बिकॉज ये राज्यों पे डिपेंड करता है कि साहब किसको कितना परसेंटेज देना है। समझ में आया? यस। किरण करेंगे अपन क्वेश्चन आगे, डोंट वरी, इतने आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं पहले ही बता दूं। ये नहीं पूछेंगे कि आर्टिकल 17 किसके बारे में बात करता है या आर्टिकल 15 किसके बारे में बात करता, नहीं पूछेंगे वो चीज जो मैं तुमको एक्सप्लेन करके बोल रहा हूं, जिसमें मैं टाइम लगा रहा हूं समझाने में, वो चीज एग्जाम के अंदर आएगी। ये बात ध्यान रखना मेरी, जो लिखा है वो नहीं आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, तुमको लग रहा होगा सर फिर लिखवाने का क्या फायदा, ये बेसिक है जो लिखा है, बेसिक नहीं पूछेंगे। वो जो समझा रहा हूं ना, जो तुमको कनेक्ट करना सिखा रहा हूं कि इसको इससे कनेक्ट करो, इसको इससे कनेक्ट करो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये गलती मत करना कि सिर्फ पीपीटी देख ली और चलेगा एग्जाम में, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। बिलीव मी, समझ में आ गया तो बन जाएगा क्वेश्चन। आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये एक्सेप्शंस क्लियर हो गया, रिजर्वेशन वाला एक्सेप्शन क्लियर हो गया, ये क्लॉज 4 बोलता है। हाँ बताऊंगा, डोंट वरी, अभी अपन बात करेंगे। देखो कई बार क्या होता है, रिलीजन के आधार पर भी चीज है, उसके बारे में भी बात मालिका बता दूंगा, डोंट वरी।
डोंट वरी, उसको भी बताऊंगा। पहले ये समझ लो बेटा, वो जो इंपॉर्टेंट है ना, पहले मैं वो बताऊंगा। पहले वो चीजें मैं चाहता हूं कि आप समझ लो, उसके बाद अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसके बाद इसमें एक और अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट कौन सा था? अमेंडमेंट था 77वां संवैधानिक संशोधन, 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1995। ये इतना बड़ा पूरा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या हमारे देश में प्रमोशन के टाइम पर रिजर्वेशन दिया जाता है? यस और नो? क्या हमारे देश में प्रमोशन के टाइम पर रिजर्वेशन दिया जाता है? यस और नो? यस और नो? प्रमोशन के टाइम पर रिजर्वेशन दिया जाता है, बिकॉज ये कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ द प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंटली सीनियरिटी। प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाता है? दिया जाता है, दिया जाता है। नो नहीं, दिया जाता है। ये उसी आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। बट ये आर्टिकल प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात क्यों करता है, पहले अपन इसके बारे में बात करते हैं। एक कंसर्न ये आया कि देखो, रिजर्वेशन के द्वारा पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को गवर्नमेंट जॉब में तो ले लिया जाएगा, बट गवर्नमेंट जॉब में लेना ही सही नहीं है। हो सकता है कि जब प्रमोशन की बात आए तो प्रमोशन के टाइम पर उनके साथ भेदभाव किया जाए कि यार ये इस पर्टिकुलर कास्ट का व्यक्ति है तो इसके साथ अपन प्रमोशन नहीं करेंगे इसका, या ये इस पर्टिकुलर कास्ट का व्यक्ति है तो इसका प्रमोशन नहीं किया जाना चाहिए। दैट्स व्हाई ये अमेंडमेंट किया गया और इस चीज को जोड़ा गया कि प्रमोशन के टाइम पर भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। बट रिजर्वेशन कैसा दिया जाएगा? कॉन्सिक्वेंटल सीनियरिटी के आधार पर। कॉन्सिक्वेंटल सीनियरिटी क्या होती है मैं आपको समझा देता हूं। मान लेते हैं 2010 के अंदर दो लोगों ने एज एन आईपीएस ज्वाइन करा बिहार कैडर को। ध्यान से सुनना, बिहार कैडर को दो लोग एज एन आईपीएस ज्वाइन करते 2010 के अंदर। एक व्यक्ति जो है वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, एक दूसरा व्यक्ति रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जब प्रमोशन की बात आती है, प्रमोशन में ये देखा गया कि साहब एक ही सीट है प्रमोशन के लिए। कितनी सीटें? एक ही सीट है, एक ही आदमी प्रमोट हो सकता है। ऐसे टाइम पर यहां पर रिजर्व कैटेगरी के पर्सन को प्रिविलेज दिया जाएगा। दिस इज द कॉन्सिक्वेंटल सीनियरिटी। याद रखो, ऐसे टाइम पे रिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति को मौका दिया जाएगा अगर दोनों क्या एक्सपीरियंस भी सेम है, साहब एक जैसे। ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि भैया इनको ये 2012 के थे, या ये मान लेते कि साहब ये ज्यादा सीनियर थे, जनरल वाला 2008 का था और फिर भी जो है रिजर्व कैटेगरी वाले को दे दिया। नहीं, ये नहीं होगा साहब। अगर दोनों एक ही कैडर के हैं, दोनों को 2010 में सर्विसेज में ज्वाइन किया है, बिहार कैडर से ज्वाइन किया है, ऐसे टाइम पर जो व्यक्ति है जो रिजर्व कैटेगरी का है उसको यहां पर प्रिविलेज दिया जाएगा कि एक ही सीट खाली है साहब, एक ही सीट खाली तो आप उसको दे दो। ये चीज है, ये होती कॉन्सिक्वेंटल सीनियरिटी। समझ में आया? समझ में आया? सर अगर जनरल वाले का एक्सपीरियंस ज्यादा हो तो भाई साहब फिर तो जनरल वाले को ही मिलेगा ना। मैंने बता तो दिया कि कॉन्सिक्वेंटल सीनियरिटी क्या होती है। दोनों एक ही कैडर के अंदर थे, एक ही साथ ज्वाइनिंग हुई है। हाँ, मैं तुमको बता रहा हूं, तुम लोगों को सर्विसेज के बारे में कितना पता है मुझे नहीं पता, बट बेटा एक साल भी अगर तुमने लेट ज्वाइन किया ना, प्रमोशन पे इतना फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मतलब आप अगर सर्विसेज के लोगों से बात करें, मेरे कई लोग हैं, परिवार में भी कुछ लोग हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कहते हैं कि 21 साल या 22 साल की उम्र में आपको सर्विसेज में जाना है। टारगेट बना के रखा था उन्होंने, उनके बच्चों के लिए टारगेट बना के रखा था कि हमको अपने बच्चे को 22 साल की उम्र में सर्विसेज में भेजना ही है। स्टेट सर्विसेज की बात कर रहा हूं, चाहे तो डीएसपी बनाएंगे, एसडीएम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सीनियरिटी बहुत जल्दी हो जाएगी, उसकी प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाएगा, 35 40 45 तक की एज तक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा। हो सकता है कि भैया अगर सीएम अवार्ड मिल गया तो साहब हो सकता है आईपीएस भी प्रमोट हो जाए या आईएएस प्रमोट हो जाए। इतना सोच के रखते हैं। और अपन कितना सोचते हैं कि यार जॉब मिल जाए बस साहब, बस एसडीएम बन जाओ, डीएसपी बन जा जीवन बन गया, या बस एसपी बन जा जीवन बन गया। वो बहुत अलग तरीके से सोचता है। इतनी जल्दी गया तो ये पहला प्रमोशन तब होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये हो जाए, उस तरीके से सोचते हैं। तो पूरा प्लान लेकर चलते हैं और सही भी है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत चीज थी। क्लियर है? समझ में आ गया? याद रखिएगा बेटा, बहुत सारी चीजें हैं, याद रखिएगा। पहुंच में नहीं? चलिए, आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। अब अपन आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर समझते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, आ जाएगी चीजें धीरे धीरे समझ में आपको।